नमस्कार दोस्तों, वेबनोवेलिक्स 1.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए सुंदर और रोमांचक हिंदी नॉवेल्स को ऑडियो और वीडियो रूप में पेश करता हूँ ताकि आप कहानियों का आनंद बिना किसी दिक्कत के ले सकें। ये सब मैं अपनी मेहनत से बनाता हूँ, इसलिए मेरी कंटेंट की नकल करना बिल्कुल मना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपका प्यार ही मेरा हौसला है। धन्यवाद। जब यांग फैन ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक पूरी तरह से अपरिचित दुनिया में पाया। यहाँ तक कि उसके शरीर के कपड़े भी पुराने परिधान में बदल गए थे। कई उपन्यास पढ़ने के बाद यांग फैन को तुरंत एहसास हुआ कि संभवतः उनका देहांत हो गया था। लगता है सड़क पार करते समय लाल बत्ती पार नहीं करनी चाहिए। यांग फैन असहाय था, उसने ये सत्य अपने खून की कीमत पर सीखा था। लेकिन चूंकि मैं ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ, इसलिए सिस्टम जल्द ही आ जाना चाहिए, है ना? डिंग, होस्ट की सफल ट्रांसमाइग्रेशन से शानवान दुनिया का पता लगाना। सिस्टम अवेकनिंग है। डिंग, बधाई हो मेजबान, ये डिवाइन रैंक प्रोग्नोसिस सिस्टम आपके साथ सफलतापूर्वक जुड़ गया है। सिस्टम सचमुच आ गया। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, सिस्टम आ गया। आजकल अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपको खुद को ट्रांसमिग्रेटर कहने में शर्म आएगी। लेकिन ये डिवाइन रैंक पूर्वानुमान सिस्टम सामान्य नासमझ प्रकार की तरह नहीं लगता है। बाह्य को शांत करने के लिए पहले आंतरिक को शांत करना होगा। यांग फैन सबसे पहले सिस्टम स्पष्टीकरणों की लंबी श्रृंखला को पढ़े। सिस्टम सामग्री को पढ़ने के बाद यांग फैन ने इस डिवाइन रैंक पूर्वानुमान सिस्टम के कार्यों को पूरी तरह से समझ लिया। डिवाइन रैंक पूर्वानुमान सिस्टम मेजबान को विभिन्न अवसरों और स्वर्गीय रहस्यों का पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देता है। सैद्धांतिक रूप से जब तक प्रोग्नोसिस वैल्यू पर्याप्त है, तब तक एक महान सम्राट के जीवन और मृत्यु का भी पूरी तरह से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। बेशक एक महान सम्राट के जीवन, मृत्यु, दुर्भाग्य और भाग्य का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रोग्नोसिस वैल्यू की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होगी, जिसकी यांग फैन वर्तमान में कल्पना भी नहीं कर सकता है। अभी उसका प्रोग्नोसिस वैल्यू खाता अभी भी एक स्पष्ट शून्य था। जहां तक प्रोग्नोसिस वैल्यू की बात है, इसे विभिन्न अवसरों, दिव्य अस्त्रों आदि के लिए बदला जा सकता है। इसके अलावा प्रोग्नोसिस वैल्यू का उपयोग न केवल पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जा सकता है, बल्कि सिस्टम मॉल में विभिन्न वस्तुओं के लिए रिवर्स एक्सचेंज के लिए भी किया जा सकता है। ये सोचकर यांग फैन का चेहरा बेहद उत्साहित हो गया। सिस्टम मॉल में अनगिनत वस्तुओं को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बिना किसी देरी के वह पहले से ही लोगों के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करके प्रोग्नोसिस वैल्यू कमाना शुरू करने के लिए तैयार था। आधे दिन बाद टियानयांग सिटी के एक कोने में, जहां यांग फैन का अभी देहांत हुआ था, एक छोटा सा स्टॉल स्थापित किया गया। स्टॉल पर लगा साइन बोर्ड बहुत ही दबंग था। स्वर्ग भविष्यवाणी करता है, पृथ्वी भविष्यवाणी करती है, मनुष्य भविष्यवाणी करता है। जब तक आप कीमत वहन कर सकते हैं, मैं हर चीज की भविष्यवाणी करता हूँ। इसे राहगीर रुककर देखने लगे। क्या ये भाग्य कथन है? इतनी साधारण चीज को टियानयांग सिटी में कैसे लाया जा सकता है? क्या वो सोचता है कि टियानयांग सिटी में कोई भी नश्वर दुनिया के ऐसी ब्रह्मचाल पर विश्वास करेगा? कई लोगों ने देखा, लेकिन एक भी व्यक्ति आगे आकर यांग फैन से निदान के बारे में नहीं पूछने आया। हालांकि यांग फैन स्टॉल पर चिंतित नहीं था। जियांग ताइगोन मछलियां पकड़ता है और स्वाभाविक रूप से जो लोग चुके हुए चारा ले लेंगे। जैसे जैसे दोपहर करीब आ रही थी, सड़क पर अभी भी लोगों की भीड़ थी। यंग मास्टर जियांग यहाँ है। अचानक आगे की भीड़ में शोर मच गया। सड़क पर सभी लोग सामने की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति तलवार जैसी भौं और तारों भरी आंखों के साथ भीड़ से गिरा हुआ आगे बढ़ रहा है। वह जिंग फैमिली का यंग मास्टर जिंग चैंग था। जिंग फैमिली इस गली का मालिक था और आम दिनों में ये यंग मास्टर जिंग चैंग बेहद दयालु था, इसलिए उसने बहुत से लोगों का प्यार हासिल कर लिया था। यंग मास्टर जिंग चैंग सचमुच बहुत सुंदर और असाधारण है और अफवाह है कि उसे पहले ही चीशा सिट में से डिसाइपल के रूप में चुन लिया गया है। टियानयांग सिटी के विलक्षण प्रतिभाओं में से कौन उसकी तुलना कर सकता है? यंग मास्टर जिंग चैंग ने मेरी तरफ देखा। मैं इसे संभाल नहीं सकती, वो बहुत सुंदर है। कई महिलाएं तो खुलेआम मोहित हो गई। उसी समय यांग फैन ने जिंग चैंग को भी देखा, लेकिन आम लोगों के विपरीत उसकी आंखों में एक प्रकाश स्क्रीन थी। नाम जिंग चैंग, पहचान जिंग फैमिली में से दूसरा यंग मास्टर, साधना स्वर्गीय मूल क्षेत्र, दूसरी परत, स्थिति क्रोनिक जहर पर्पल क्लाउड पाउडर से पीड़ित, जो जिंग फैमिली के भीतर से उत्पन्न होता प्रतीत होता है। ये देखकर यांग फैन मन ही मन मुस्कुराया। क्या यही वह मछली नहीं थी जिसका वह इंतजार कर रहा था? इसलिए जब हर कोई यंग मास्टर जियांग की प्रशंसा कर रहा था, अचानक अफसोस की एक कहानी निकली। वास्तव में वह प्रोडिजी है, लेकिन अफसोस अफसोस। यांग फैन की आवाज भीड़ से इतनी अलग थी कि स्वाभाविक रूप से बेहद प्रकट थी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वह पहले से ही सभी के ध्यान का केंद्र था। घमंड, किस तरह का ढोंगी यहाँ बकवास करने और यंग मास्टर जिंग चैंग की आलोचना करने की हिम्मत करता है? तुरंत ही एक भयंकर दिखने वाला बूढ़ा गार्ड हुलाओ आगे बढ़ा यांग फैन को पकड़ने के इरादे से। हुलाओ, रुको। लेकिन यंग मास्टर जिंग चैंग, ये बंदा असल में, मैंने कहा रुको। जिंग चैंग आमतौर पर सौम्य था, लेकिन इस समय उसने जो तेजाबा प्रदर्शित की, उसने हुलाओ को भयभीत कर दिया, जिससे वह तुरंत रुक गया। फिर जिंग चैंग आगे बढ़ा, यांग फैन के सामने चला और धीरे से बोला, सर, अभी आपने जो कहा उसका क्या मतलब था? क्या आप सचमुच यहाँ ये कहना चाहते हैं? शुरू से अंत तक यांग फैन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा रहा, एक अलौकिक विशेषज्ञ की तरह लग रहा था। इसने जिंग चैंग को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया और अंततः उसने कहा, तो फिर महोदय कृपया मेरे पीछे आइए। सभी की अचंभित निगाहों के सामने जिंग चैंग ने यांग फैन को, जिसे वे एक ढोंगी समझते थे, आदरपूर्वक आमंत्रित किया। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह सचमुच एक एकांतप्रिय व्यक्ति था और उन्होंने उसके बारे में गलत अनुमान लगाया था। एक चौथाई घंटे बाद एक रेस्तरां के आलीशान निजी कमरे में यांग फैन मुख्य सीट पर बैठा, जबकि जिंग चैंग नीचे बैठा था। इससे हुला बहुत नाराज हुआ, जो जिंग चैंग के साथ था। यंग मास्टर को वास्तव में ऐसे धोखेबाज ने धोखा दिया है। लेकिन अब यंग मास्टर को दूसरे पक्ष पर बहुत भरोसा था, इसलिए वह कुछ नहीं कह सका। वह केवल चुपचाप सहन कर सकता था, अपॉर्चुनिटी द्वारा यांग फैन को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहा था। साथ ही जब तक सभी व्यंजन और शराब परोसी नहीं गई, तब तक जिंग चैंग ने फिर से बात नहीं की। क्या मैं पूछ सकता हूँ महोदय, आपके पहले कहे शब्दों का क्या मतलब था? यांग फैन ने हल्की सी बढ़िया शराब पी, अभी भी एक शांत भाव के साथ एक अलौकिक विशेषज्ञ की तरह दिखाई दे रहा था और धीरे से मुस्कुराया। दरअसल जब आप मुझे यहाँ लाए थे तो आपको खुद भी कुछ महसूस होना चाहिए था, है ना? अभी भी ढोंगी बन रहे हो। हमारा यंग मास्टर जिंग चैंग बिल्कुल ठीक है। हुला अपने मन ही मन उपहास किया। उसे बेनकाब करने की जरूरत भी नहीं थी, यंग मास्टर को खुद ही यह एहसास हो जाना चाहिए। हालांकि जब उसने जिंग चैंग को देखा तो उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। जिंग चैंग इस समय वह सदमे से भरा हुआ था, पूरी तरह से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने विचार जोर से बोल दिए हो। क्या हो रहा था? वह हमेशा यंग मास्टर जिंग चैंग का अनुसरण करता था और उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा था, फिर भी इस साथी ने इसे देख लिया था। नहीं, क्या यह हो सकता है कि उन्होंने सचमुच इसका पूर्वानुमान लगाया हो? हे हाल ही में हरात वॉर सिटी, पहले आपको अपने पेट के नीचे हिस्से में हल्का दर्द महसूस होना चाहिए और दर्द की अनुभूति ऊपर की ओर फैलने की प्रवृत्ति रखती है। मेरे खेत भरे शब्दों का मतलब था कि जब ये दर्द तुम्हारे सीने तक फैल जाएगा तो वह तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। ये सुनकर यंग मास्टर जिंग चैंग ने धड़ाम से अपनी कुर्सी को एक तरफ धकेल दिया और यांग फैन के सामने घुटने टेक दिए।
कृपया महोदय मुझे बचाइए, कृपया महोदय मुझे बचाइए। एक धमाके के साथ जेंग चैंग सीधे यांग फैन के सामने घुटने टेक दिए। दूसरे पक्ष ने जो कहा वो बिल्कुल उसकी अपनी स्थिति के समान ही था। ये स्थिति उसके अलावा किसी को भी कभी नहीं बताई गई थी। हालांकि इसके बावजूद यांग फैन ने ऐसी बात की जैसे उसने स्वयं इसका अनुभव किया हो, जिससे जेंग चैंग को यांग फैन की क्षमताओं पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। यंग मास्टर, क्या यह हो सकता है कि उसने जो कुछ कहा वो सब सच हो? वहीं जेंग चैंग की विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखकर हुलाव पूरी तरह से दंग रह गया। यदि दूसरे पक्ष ने जो कुछ कहा वो सब सच था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि यंग मास्टर पहले से ही जानलेवा खतरे में था? एक धमाके के साथ हुलाव भी सीधे यांग फैन के सामने घुटने टेक दिया। कृपया महोदय मेरे यंग मास्टर को बचा लें। सर, मैं अभी बहुत रूखा था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया इसके लिए यंग मास्टर जेंग चैंग को दोष न दें। पा पा ये कहते हुए हुलाव ने अपने चेहरे पर बार-बार जोरदार थप्पड़ मारे। कुछ थप्पड़ों के बाद उसके गाल लाल और सूजे हुए हो गए थे। ये स्पष्ट था कि उनकी ईमानदारी कितनी गहरी थी। ये देखकर यांग फैन को इस हुलाव से कोई सहानुभूति नहीं हुई। यदि उसे विश्वास नहीं था कि वो अपने यंग मास्टर को बचा सकता है, तो वह इतनी ईमानदारी से माफी कैसे मांग सकता है और खुद को थप्पड़ कैसे मार सकता है? हालांकि व्यापार तो करना ही था, लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। ठीक है, तुम्हें मेरे लिए ऐसा दिखावा करने की जरूरत नहीं है और मैं ऐसी छोटी-छोटी बातों की परवाह नहीं करूंगा। मेरे स्टॉल ने पहले ही कहा है, चाहे वो स्वर का पूर्वानुमान हो, पृथ्वी का पूर्वानुमान हो या मनुष्य का पूर्वानुमान हो, जब तक आप कीमत चुकाते हैं तब तक सब कुछ पूर्वानुमानित किया जा सकता है। ये सुनकर जेंग चैंग ने तुरंत अपना स्टोरेज रिंग निकाला और खोज के बाद उसने एक मेडिसिनल पिल निकाला जो आध्यात्मिक प्रकाश से चमक रहा था। सर, आप जैसे साधारण विशेषज्ञ के लिए साधारण चीजें निश्चित रूप से आपकी नजर में नहीं आएंगी। यह मेडिसिनल पिल है जो मैंने चीशाओ से एक मूल्यांकन पास करने के बाद प्राप्त किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आपको पसंद आएगा। सर, यांग फैन ने कुछ नहीं कहा बल्कि पहले सिस्टम का उपयोग करके लाभ और हानि की गणना की। इस आदमी को जीवित रहने की संभावना का पूर्वानुमान लगाने में मदद करने में 3 प्रोग्नोसिस वैल्यू लगेंगे और इस मेडिसिनल पिल को 7 प्रोग्नोसिस वैल्यू से बदला जा सकता है, तो मैं 4 अंक कमा सकता हूँ। यदि लाभ कमाना हो तो यांग फैन स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करेगा। एक दूसरे से मिलना भाग्य है, मुझे मेडिसिनल पिल दे दो और मैं तुम्हें बचा लूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जेंग चैंग ने जल्दी से मेडिसिनल पिल को सौंप दिया और बार-बार झुककर प्रणाम किया। उसके बगल में हुलाव, जिसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था, भी बार-बार धन्यवाद में झुक रहा था। उसी समय जब उन्होंने मेडिसिनल पिल को हटा दिया, तो यांग फैन ने सीधे मेडिसिनल पिल को प्रोग्नोसिस वैल्यू से बदल दिया और फिर पूर्वानुमान शुरू करने के लिए 3 प्रोग्नोसिस वैल्यू खर्च किए। जेंग चैंग और हुलाव की आंखों में यांग फैन ने केवल कुछ सांसों के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर यांग फैन ने अपनी आंखें फिर से खोल दी। सर, आप पूर्वानुमान का परिणाम पहले से ही मौजूद होता है। यह न केवल आपको बचा सकता है बल्कि आपको जहर देने वाले व्यक्ति को पकड़ने में भी आपकी मदद कर सकता है। क्या? जेंग चैंग चौंक गया। बस कुछ देर के लिए आंखें बंद करके उसने सब कुछ भविष्यवाणी कर दी। क्या ही अद्भुत असाधारण विशेषज्ञ था। यांग फैन का वर्णन सुनने के बाद जेंग चैंग और हुलाव जटिल भावों के साथ इस तरह से बाहर चले गए। रास्ते में हालांकि वह यांग फैन की क्षमता को जानता था, कभी हुलाव ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, यंग मास्टर, क्या पूर्वानुमान में कोई समस्या हो सकती है? अन्यथा वह, लेकिन उनकी बात बीच में ही समाप्त हो गई। चाहे ये सच हो या झूठ, आज रात स्वाभाविक रूप से सब कुछ पता चल जाएगा। आज रात से पहले हवा का कोई पता न चले। हाँ, डॉट डॉट डॉट। चांद गहरा गया था और हवा तेज थी। जेंग फैमिली हमेशा की तरह शांत था। हालांकि इस चांदनी रात में एक काली छाया चुपचाप जेंग फैमिली से होकर गुजर रही थी। अंततः ये काली परछाई काली शांत कमरे के सामने भूत की तरह प्रकट हुई। उसने चुपचाप खिड़की के कागज में एक छेद किया और फिर सीधे उसमें रंगीन और गंधीन की इंजेक्ट कर दिया। कुछ और बार और यह पर्याप्त होगा। काली परछाई ने खुद से फुसफुसाया, लेकिन अचानक एक के बाद एक दीपक जल उठे, जिससे पूरा आंगन ऐसे प्रकाशित हो गया जैसे कि दिन का समय हो। क्या? काली छाया की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। चारों ओर देखने पर पता चला कि वहां घनी भीड़ थी जो उसे पूरी तरह से घिरे हुई थी। भीड़ के बीच में जेंग चैंग खड़ा था जो अपने पीछे वाले कमरे में आराम कर रहा था। और फिर जेंग चैंग की आह भरती हुई आवाज धीरे से सुनाई दी। अंकल वान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में आप ही होंगे। क्या? इस बार इसने काली छाया यह उंगली की वैंग है कुछ कर दिया। खोज लिया जाना एक बात थी, लेकिन जेंग चैंग को भी अपनी पहचान का प्रत्यक्ष ज्ञान था। क्या तुमने मुझे बहुत पहले खोज लिया था? दूसरे पक्ष ने तो पहले ही अपनी पहचान बता दी थी, तो इस समय बहस करने का क्या मतलब था? जेंग चैंग ने अपना सिर हिलाया। अंकल वन, नहीं, ये वैंग होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह छुपाया, ये सहज था। असल में मुझे बिना ये जाने ही मर जाना चाहिए था कि ये आप थे, लेकिन दुर्भाग्य से स्वर्ग हमेशा कोई न कोई रास्ता छोड़ ही देता है। मेरी मुलाकात एक असाधारण विशेषज्ञ से हुई। असाधारण विशेषज्ञ? कौन सा असाधारण विशेषज्ञ? क्या वो बिना किसी कारण के मेरे द्वारा तुम्हें जहर दिए जाने के बारे में जान सकता है? ये सही है, वैंग है। आत्मसमर्पण करो। आज जाल बिछा दिया गया है और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने चारों ओर घनी भीड़ को देखकर वैंग को पता चल गया कि वो बर्बाद हो चुका है। हालांकि इससे पहले वह अभी भी ठंडी हंसी हंसा एक भयावह भाव के साथ जेंग चैंग को देख रहा था। अगर मैं मर गया तो तुम ही नहीं बच पाओगे, तुम कभी भी बैंगनी बादल पाउडर के मार्ग को नहीं जान पाओगे। हालांकि जैसे ही वैंग ने बोलना समाप्त किया, जेंग चैंग का चेहरा शांत हो गया। थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। पर्पल क्लाउड पाउडर का मार्ग, क्या यह आपके कमरे में बिस्तर के नीचे गुप्त डिब्बे में नहीं है? चिंता मत करो, मुझे गुप्त डिब्बे पर विनाशकारी व्यवस्था के बारे में भी पता है और मैं इसे सक्रिय नहीं होने दूंगा। असाधारण विशेषज्ञ ने पहले ही सब कुछ देख लिया है, आपके पास कोई मौका नहीं है। क्या? इस समय वैंग पूरी तरह से हताश था। मैं अनिच्छुक हूँ, आप कल्पना से परे ऐसे असाधारण विशेषज्ञ से कैसे मिल सकते हैं? यदि यह असाधारण विशेषज्ञ न होता तो तुम निश्चित रूप से मर जाते और फिर तुम्हारे पिता भी धीरे धीरे मेरे हाथों मर जाते और जेंग फैमिली मेरा अधिकार हो जाता। वैंग है, तुम अभी भी ऐसी कपटी और विभत्स शब्द बोलने का साहस करते हो। अगर मेरे पिता न होते तो तुम बहुत पहले ही मर गए होते। पुरुष हो, उसे पकड़ो। हाँ। जेंग चैंग के आदेश पर उसके अधीनस्थ एक करके बाहर निकल गए। वैंग ने प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन प्रतिरोध अस्थीन था। उसके कंधे की हड्डियों में तेजी से छेद कर दिया गया, उसका शरीर जकड़ गया और वह अपंग हो गया। उसे नीचे ले जाओ। वैंग को नीचे उतारने का आदेश देने के बाद जेंग चैंग उछलकर ऊपर आया और आंगन के पीछे एक कमरे में घुस गया। इस कमरे में जेंग फैमिली हेड जियांग यान पहले से ही मौजूद था। पिताजी, सब कुछ हल हो गया है। चेंगर, तुमने बहुत मेहनत की है। परिवार में ऐसी खूंखार बिल्ली को लाने की सारी गलती मेरी ही है। पिताजी, अपने आप को क्यों दोष देते हो? ऐसी बात की कल्पना कौन कर सकता था? ओह ठीक है चेंगर, तुम्हें उस असाधारण विशेषज्ञ का उचित धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा अस्तित्व अकल्पनीय है। मुझे 4 प्रोग्नोसिस वैल्यू मिले। जेंग चैंग को जाते हुए देखकर और अपने खाते में केवल 4 प्रोग्नोसिस वैल्यू देखकर यांग फैन सिस्टम मॉल खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसने बहुत सी अच्छी चीजें देखी, लेकिन वो उनमें से किसी को भी खरीदने में असमर्थ था। छोड़ो, चलो यथार्थवादी बने, मैं उन्हें खेती के बदले में दे दूंगा। यद्यपि वह अभी देहांतरित हुआ था, तथापि वह पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं था, फिर भी वह एक साधारण व्यक्ति ही था। यांग फैन ने खेती के लिए सभी 4 प्रोग्नोसिस वैल्यू का आदान प्रदान किया। एक क्षण में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक लहर सी उठ रही हो। जब लहर शांत हुई तो उसने महसूस किया कि उसकी ताकत और शरीर दोनों पहले से काफी हल्के हो गए हैं। मेरा अनुमान है कि अब मैं चीसी रैंक के 34 स्तर पर हूंगा।
हालांकि यह केवल सबसे निचला रन है, लेकिन केवल 4 प्रोग्नोसिस वैल्यू के साथ ऐसी खेती के लिए विनिमय करने में सक्षम होना बहुत अच्छा है। इसके बाद मुझे और चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जिंग चैंग से शुरू करके मैं बहुत जल्दी बिक्री शुरू कर पाऊंगा। हालांकि बाद में स्थिति वैसी नहीं हुई जैसा यांग फैन ने सोचा था। जिंग चैंग ने तुरंत उसके लिए बिक्री के रास्ते खोल दिए। लेकिन अगले दिन जिंग चैंग ने दौरा किया और पहले ही यांग फैन ने एक शानदार दुकान खरीदी थी। दुकान के ऊपर हाईबुक के सिर्फ 3 पाठ ही नहीं थे। डिवाइन कैलकुलेशन टावर। यंग मास्टर जिंग चैंग बहुत दयालु है, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करूंगा। सर, इसे स्वीकार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उसी समय जिंग चैंग को यांग फैन को डिवाइन कैलकुलेशन टावर में रहने के लिए उत्साहपूर्वक आमंत्रित करते देख सड़क पर मौजूद भीड़ पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या ये वही ठग नहीं है जिसने उस दिन सड़क पर यंग मास्टर जिंग चैंग से बकवास की थी? क्या हो रहा है? शश, इसकी मुद्रा तो देखो, ये ठग कैसे हो सकता है? अविश्वसनीय, ये ग्रेट मास्टर होना चाहिए। डॉट डॉट डॉट। केन्यांग सिटी के भीतर 3 प्रमुख ताकतें थीं। वे थे जिंग फैमिली, लिन परिवार और यान फैमिली। पर्दे के पीछे चाहे जो भी हुआ हो, तीनों सेनाओं ने सतह पर हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। इसलिए ये जानने पर कि जिंग चैंग साधना के लिए चीशाओ सेक में प्रवेश करने वाला था, अन्य 2 परिवारों के प्रोड्यूसर्स ने जानबूझकर उसके लिए विदाई पार्टी का आयोजन किया। भोज में दोनों पक्षों ने शराब पी और बातचीत की तथा जिंग चैंग को बधाई दी। भाई जिंग चैंग का चीशाओ सेक में प्रवेश करना निश्चित रूप से कुंपेंग के समान होगा जो अपने पंख फैलाकर 90,000 मील तक उड़ेगा। भाई जिंग चैंग, जब भाई जिंग चैंग भविष्य में शक्तिशाली हो जाएगा तो मुझे आशा है कि आप मेरे लिन परिवार की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ऊपरी तौर पर तो सभी दोस्त थे, इसलिए जिंग चैंग ने इन बधाइयों का जवाब मुस्कुराहट के साथ दिया। हालांकि ये वो क्षण था जब यान होंग, जो वर्तमान में यान फैमिली के भीतर महान प्रमुखता का आनंद ले रहा था, अचानक मुस्कुराया। ऐसा प्रतीत होता है कि अनजाने में मैंने सुना है कि भाई जिंग चैंग ने टिनयांग सिटी में किसी प्रकार का भाग्य बताने वाला टॉवर खोला है। क्या भाई जिंग चैंग ऐसी गंदी बातों में विश्वास रखता है? कैंग। हालांकि जैसे ही यान होंग के शब्द निकले, वैसे ही एक बहुमूल्य तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज सुनाई दी। जिंग चैंग, जो बातें कर रहा था और हंस रहा था, अब उसके चेहरे पर ठंडक थी। उसी समय उसके हाथ में खुली हुई कीमती तलवार सीधे यान होंग पर तान दी गई। जिंग चैंग, हम आपके लिए विदाई पार्टी रखने आए हैं, इसका क्या मतलब है? यान होंग की आंखें भी भयंकर प्रकार से चमक उठी। इस तरह की स्थिति में जिंग चैंग द्वारा सीधे उसके विरुद्ध तलवार तानने का अर्थ था कि उसने उसकी पूरी तरह से उपेक्षा की थी। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया देखने के बाद भी जिंग चैंग ने माफी मांगने का कोई संकेत नहीं दिया। यान होंग, सर का नाम डिवाइन कैलकुलेशन के रूप में आपके लिए यहाँ बकवास करने के लिए नहीं है। बहुत अच्छा, वैसे भी समय लगभग खत्म हो गया है। जिंग चैंग पहले विदा लेगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, जिंग चैंग मुड़ा और सीधा चला गया। केवल आश्चर्यचकित चेहरों से भरा कमरा ही बचा था। उसका आश्चर्य सुनकर वह इतना क्रोधित हुआ क्योंकि यान होंग ने डिवाइन कैलकुलेशन टावर की निंदा की थी। जिंग चैंग, आप अभी चीशाओ सेक में शामिल होने में कामयाब हुए हैं और आप पहले से ही इतने घमंडी हैं कि दिखावा करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढने लगे हैं। लेकिन यान होंग को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि जिंग चैंग वास्तव में उस कारण से क्रोधित था। उनकी राय में ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि जिंग चैंग यह मानते हुए कि वह चीशाओ सेक में प्रवेश कर सकता है, पहले से ही एक उड़ते हुए ड्रैगन की तरह बन गया था। इसलिए उसने सभी की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर लिन परिवार के यंग मिस लिन यिनरान, वह जो हमेशा से ही निरीक्षण करने में कुशल थी, ने महसूस किया कि जिंग चैंग की अभी की प्रतिक्रिया कोई नाटक नहीं लग रही थी। इसके बजाय ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि जिस अस्तित्व का वह गहराई से सम्मान करते थे, उसे पवित्र कर दिया गया था। लगता है मुझे किसी समय जाकर इस डिवाइन कैलकुलेशन टावर की जांच करनी चाहिए। लिन यिनरान ने खुद से बुदबुदाया। डिवाइन कैलकुलेशन टावर में काफी रुचि विकसित हुई। कई दिनों बाद जिंग चैंग एक बार फिर डिवाइन कैलकुलेशन टावर पर पहुंचा। महोदय, क्या आप चीशाओ सेक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? डिवाइन कैलकुलेशन टावर के अंदर से यांग फैन धीरे धीरे बाहर निकला। हालांकि उन्होंने केवल एक साधारण हल्के हरे रंग का लंबा चोगा पहना हुआ था, फिर भी सूक्ष्म रूप से उनसे एक कतनीय गहन आभा भर रही थी। जिंग चैंग पहले से ही मानता था कि यांग फैन एक असाधारण विशेषज्ञ था। अब ये देखकर स्वाभाविक रूप से उसे इस बात पर और भी अधिक विश्वास हो गया। सर सचमुच एक असाधारण विशेषज्ञ हैं जो एक ही नजर में सब कुछ समझ लेते हैं। सर, मैं चीशाओ सेक के लिए रवाना होने वाला हूं, लेकिन जाने से पहले मैं सर से एक और डिवाइन कैलकुलेशन प्रदर्शन करने के लिए कहना चाहूंगा। जाहिर है मैं सर को मुफ्त में हिसाब नहीं करने दूंगा। यह मेरे जिंग फैमिली के संग्रह में से एक कीमती स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। हालांकि ये थोड़ा जीवशीन है, पर शायद यही एकमात्र चीज है जो सर को योग्य लगेगी। जिंग चैंग के हाथ में एक थोड़ा सा झुका लंबा भला दिखाई दिया। यांग फैन अभी भी नहीं बोला, लेकिन तुरंत सिस्टम के माध्यम से लाभ और हानि की जांच की। एक क्षतिग्रस्त हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट, क्या इसे 15 प्रोग्नोसिस वैल्यू के बदले में बदला जा सकता है? हालांकि इस बार जिंग चैंग को चीशाओ सेक पर जाने की स्थिति की गणना करने में मदद करने के लिए 10 प्रोग्नोसिस वैल्यू खर्च होंगे। वास्तव में एक ही व्यक्ति के लिए गणना करते समय भी आवश्यक प्रोग्नोसिस वैल्यू समय स्थान आदि में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। लेकिन अभी भी लाभ कमाया जा सकता है, और जब वह चीशाओ सेक में जाएगा, अगर वह मुझे बढ़ावा देता है तो क्या ऐसे अधिक ग्राहक नहीं आएंगे? वो समय बहुत बड़ा लाभ कमाने का होगा। ये सोचकर यांग फैन केवल सतह पर शांति से बोला। ये डिवाइन कैलकुलेशन टावर भी आपने मेरे लिए व्यवस्थित किया था, तो ठीक है, उस कीमती स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को लाओ और मैं आपके लिए गणना करूंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जिंग चैंग कृतज्ञता में बार-बार झुके और यांग फैन ने क्षतिग्रस्त हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट प्राप्त करने और इसे प्रोग्नोसिस वैल्यू के साथ बदलने के बाद डिवाइन कैलकुलेशन शुरू किया। उसने अभी भी अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर रखी थी, लेकिन कुछ ही सांसों में उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी। महोदय, फोन में प्रवेश करने के बाद 4 के वन में उस बुजुर्ग व्यक्ति से बार-बार मिले और मार्गदर्शन ले। उससे तुम्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस तरह का डिवाइन कैलकुलेशन स्पष्ट शब्द नहीं था, बल्कि एक रास्ता था जिसे सुनकर जिंग चैंग बेहद उत्साहित हो गया। धन्यवाद सर डिवाइन कैलकुलेशन के लिए। जिंग चैंग समझता है, जब मैं एक दिन वापस आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से सर के आज के मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। कृतज्ञता के एक गंभीर प्रणाम के बाद जिंग चैंग आत्मविश्वासी चीशाओ सेक के लिए रवाना हुआ। अन्य लोग जब पहली बार चीशाओ सेक पर जाते हैं तो वे असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं होगा। एक असाधारण विशेषज्ञ द्वारा उनके लिए उन्नति का मार्ग पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है। उसे बस विश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। लिन परिवार के भीतर गहरे चांदनी रात में एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति चुपचाप बैठा था। चांदनी का सामना करते हुए आकृति की साधना की गति काफी तेज हो गई। हालांकि जैसा कि आंकड़ा इस तरह से खेती कर रहा था, सुबह तक जारी रहा। अचानक उसके नाजुक शरीर की गहराई से ठंडी कील की एक अत्यंत घनी लहर फूट पड़ी। अचानक ठंडी कील के कारण आकृति का सुंदर चेहरा बदल गया। अचानक से मुंह में ताजा खून थूकने लगी। उफ! उसके द्वारा खांसते हुए निकले रक्त को अत्यंत तीव्र गति से जमते हुए देखकर लिन यिनरान के चेहरे के भाव और भी अधिक भद्दे हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा फिजिक है। हालांकि ये रात में स्पिरिचुअल ची को सोखने में सक्षम लग रहा था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसे ठंडी कील की यातना सहनी पड़ेगी। ये वास्तव में ठंडी कील की पीड़ा ही थी जिसने उसकी साधना को आगे बढ़ाना कठिन बना दिया था तथा उसे यहाँ अटकाए रखा था। यदि ये सही चलता रहा तो लिन परिवार की यंग मिस के रूप में उसकी स्थिति को बनाए रखना संभवतः असंभव हो जाएगा। और जैसे ही वह अपने बारे में चिंतित हो रही थी, लिन यिनरान को अचानक जिंग चैंग की पहले की अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया का कारण याद आ गया। डिवाइन कैलकुलेशन टावर, क्या मुझे देखने के लिए डिवाइन कैलकुलेशन टावर पर जाना चाहिए? ऐसा विचार अचानक लिन यिनरान के मन में उठा। डिवाइन कैलकुलेशन टावर,
वर्तमान में यांग फैन पहले ही चीसी दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच चुका है। पिछली बार जो 5 प्रोग्नोसिस वैल्यूज उसने प्राप्त किए थे उन सभी को उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खेती में परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा सिस्टम मॉल में घूमते समय यांग फैन ने कुछ ऐसा भी देखा जिसकी उसे बहुत चाह थी। सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट मेजबान इसे एक निश्चित स्थान पर स्थापित कर सकता है ताकि एक निश्चित सीमा के भीतर मेजबान के लिए एक सुरक्षात्मक डोमेन बन सके। इस डोमेन के भीतर किसी की भी साधना विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट सचमुच एक महान वस्तु है। मेरी साधना अभी भी कमजोर है। अगर कोई शक्तिशाली कल्टिवेटर परेशानी खड़ी करने आए तो मेरे पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास ये सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट हो तो स्थिति अलग होगी। चाहे उनकी क्षमता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट उन्हें दबाता रहेगा वे उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। बात बस इतनी है कि सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट की कीमत बहुत महंगी है। सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट हर तरह से अच्छा था, केवल अफसोस की बात ये थी कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा डरावनी थी। ये सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट कमजोर संस्करण लगता है। अचानक तेज तर्रार यांग फैन ने देखा कि सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट का एक कमजोर संस्करण प्रतीत हो रहा था। कमजोर संस्करण सीमा 3 गुना कम, केवल 3 झांक तारांकन 3 झांक तारांकन 3 झांक। क्या यह मेरे डिवाइन कैलकुलेशन डाओ की मुख्य इमारत के आकार के बराबर नहीं है? यांग फैन की आंखें चमक उठी। वह सामान्य सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट का खर्च नहीं उठा सकता था, लेकिन वह फिलहाल इस कमजोर संस्करण से काम चला सकता था। सबसे खास बात यह है कि इसकी कीमत सिर्फ 103 पाउंड है। अगर मैं और मेहनत करूं तो जल्दी मुझे काफी बचत करने का मौका मिल जाएगा। उसी समय डिवाइन कैलकुलेशन डाओ के ठीक बाहर एक सुंदर आकृति धीरे धीरे पास आई। अब जब वह यहाँ थी तो लिन यनरान स्वाभाविक रूप से अब और संकोच नहीं करेगा। तुरंत ही वह अपने नाजुक पैरों से हल्के कदम रखते हुए डिवाइन कैलकुलेशन डाओ में प्रवेश कर गई। माफ कीजिए, क्या मिस्टर अंदर हैं? एक ग्राहक आया है। प्रवेश द्वार से आवाज सुनकर यांग फैन की आंखें चमक उठी। ग्राहक अंततः आ गया। वह जल्दी से मुख्य भवन से बाहर चला गया और जल्दी ही सफेद वस्त्रधारी लिन यनरान के सामने आ गया। नाम लिन यनरान। पहचान लिन परिवार की यंग मिस। खेती 9वां छिद्र 8वां छिद्र। स्थिति उसकी कोर मून डिवाइन बॉडी के अवेकनिंग में एक सामान्यता है जिसके कारण उसे दिन रात ठंडी की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। उसकी साधना स्थिर हो गई है और यदि यह जारी रहा तो स्थिति अभी बदतर हो जाएगी। दिखाई देने वाली सिस्टम प्रकाश स्क्रीन को देखते हुए यांग फैन शांत और संयमित रहा। हालांकि उसने अपने दिल में पहले से ही धोखा देने के लिए एक उपयुक्त तरीका सोच लिया था। ये वो व्यक्ति है जिसका जिन चैंग इतना सम्मान करता है, यहाँ तक कि उसके कारण गुस्सा भी हो रहा है। यांग फैन को जो इतना करीब था देखकर लिन यनरान को लगा कि उसमें कुछ भी साधारण नहीं है। हालांकि एक कहावत थी, दाव सरल है इसलिए किसी को दिखावे के आधार पर आसानी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। फिर जैसे ही लिन यनरान अपना परिचय देने वाली थी यांग फैन की आवाज अचानक पहले गूंजी। लिन परिवार का यंग मिस लिन यनरान, ये डिवाइन कैलकुलेशन टावर लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है। उसे पहले से ही पता था कि मैं आऊंगा। लिन यनरान की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसे शायद पता ही नहीं होगा, वह जानबूझकर ऐसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लिन यनरान ने खुद को संभाला और शांति से जवाब दिया, श्रीमान क्या आपको पहले से पता था कि मैं आऊंगा? तो श्रीमान क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों आया हूँ? लिन यनरान की सुंदर चेहरे पर ठंडक का भाव दिखाई दिया। ऐसे में क्या ख्याल है, इतने स्पष्ट प्रश्न का उत्तर आप स्पष्ट शब्दों में तो नहीं दे सकते है ना? क्या वह मेरी परीक्षा ले रही है? लिन यनरान के हाव भाव देखकर यांग फैन उदासीनता से मुस्कुराया। यद्यपि वह जो कर रहा था उसमें धोखे का तत्व था, फिर भी उसकी योग्यता वास्तविक थी और पूरी तरह से झूठ से रहती। यंग मिस हर रात ठंडी की चरण से पीड़ित रहती है, जिससे उसकी साधना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसे संयोग से मेरे डिवाइन कैलकुलेशन डाओ के बारे में पता चला और वह थोड़ी सी उम्मीद के साथ यहाँ आ गई। क्या? यांग फैन के सरल शब्दों ने तुरंत लिन यनरान के सुंदर चेहरे को पूरी तरह से चौंका दिया। वह कैसे जान सकता था कि उसके दादाजी ठंडे की चरण से पीड़ित थे? ये स्थिति स्पष्ट रूप से हाल ही में सामने आई थी और उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। दूसरे शब्दों में उसके अलावा किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। उसे उसकी स्थिति के बारे में कैसे पता चला? क्या यह हो सकता है कि उसने सचमुच दिव्य गणना की हो? हाँ, यंग मिस इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। चलो मुख्य भवन में चलते हैं और धीरे धीरे बातें करते हैं। ठीक है श्रीमान। इस बार यांग फैन का उत्तर देते समय लिन यनरान का स्वर पहले की तुलना में अधिक सम्मानजनक था। यांग फैन द्वारा अभी अपने रहस्य का सहज प्रकटीकरण लिन यनरान को पहले ही बहुत आश्चर्यचकित कर चुका था। एक क्षण बाद मुख्य भवन में बैठे हुए लिन यनरान अंततः पूछे बिना नहीं रह सका, चूंकि श्रीमान ने मेरी स्थिति जान ली है तो फिर मेरी स्थिति क्या है और इसका समाधान क्या है? यांग फैन ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपना हाथ उठाया और मुख्य भवन में लगी साइनबोर्ड की ओर इशारा किया। साइनबोर्ड देखकर लिन यनरान अचानक होश में आए और जल्दी जल्दी बार बोलने लगी। मैं क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, मैं बहुत बड़ा दुस्साहस पर बैठा। लेकिन श्रीमान मेरे लिए दिव्य गणना करने के लिए आपको क्या कीमत चाहिए? कुछ भी ठीक है, जब तक मूल्य पर्याप्त है हम तुरंत दिव्य गणना शुरू कर सकते हैं। लिन यनरान ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर जल्दी से अपने भंडारण स्थान से एक अजीब क्रिस्टल निकाला। श्रीमान ये संभवतः सबसे मूल्यवान वस्तु है जो मैं अभी दे सकता हूँ। स्पिरिचुअल ची क्रिस्टल 10 प्रोग्नोसिस वैल्यूज के लिए विनिमय किया जा सकता है। लिन यनरान के हाथ में क्रिस्टल का पता लगाने के लिए सिस्टम का उपयोग करते समय यांग फैन ने दिव्य गणना के लिए आवश्यक प्रोग्नोसिस वैल्यू पर भी नजर डाली। 8 प्रोग्नोसिस वैल्यूज। वह केवल 2 प्रोग्नोसिस वैल्यू का अंतर अर्जित कर सके, जो थोड़ा कम लग रहा था। हालांकि इस लिन यनरान का शरीर दिव्य है, अपने असाधारण फिजिक के साथ उसके भविष्य के अवसर बुरे नहीं होंगे। हालांकि मैं अभी थोड़ा कम कमा रहा हूँ, लेकिन भविष्य में वह दीर्घकालिक ग्राहक बन सकती है। निवेश की तरह ही व्यवसाय करने के लिए भी दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बात वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य है। मिस्टर क्या सिर्फ आपके कहे अनुसार करना ही काफी है? डिवाइन कैलकुलेशन टावर छोड़ने से पहले लिन यनरान को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा, क्योंकि उन्होंने जिन गणनाओं की बात की थी वे हर समय और हर स्थान के लिए विस्तृत थी। वह अनुभूति ऐसी थी मानो उसने स्वयं इसका अनुभव किया हो। हर चीज चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो उसका हिसाब लगाया जा सकता था। कैसा एक अंतःप्रिय स्वामी था वह। जाओ और जब समय आएगा तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि मेरी गणना सही है या गलत। तो फिर लिन यनरान मैं यहाँ मिस्टर को अग्रिम धन्यवाद दूंगा। कृतज्ञता में झुकने के बाद लिन यनरान ने जल्दी से डिवाइन कैलकुलेशन टावर को छोड़ दिया। यदि ये सचमुच वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था तो अब उसे भी तैयारी करने की आवश्यकता थी। लिन यनरान ने डिवाइन कैलकुलेशन टावर को छोड़ दिया और तेजी से लिन परिवार के पास लौट आया। कुछ तैयारियों के बाद उसने कहा कि वो प्रशिक्षण की अवधि के लिए बाहर जा रही है और फिर लिन परिवार को छोड़कर केन्यांग सिटी के बाहर पहाड़ी जंगल में प्रवेश कर गई। लिन यनरान बिना सिर वाली मक्खी की तरह लक्ष्यहीन होकर नहीं भटक रही थी, बल्कि जैसे उसे पहले से ही दिशा मालूम हो वह एक निश्चित स्थान की ओर बढ़ती जा रही थी। यही वो स्थान होना चाहिए, है ना? एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर लिन यनरान ने आसपास के वातावरण को कई बार देखा, फिर उसकी खूबसूरत आंखें अव्यवस्थित चट्टानों के बीच पहाड़ी जंगल के केंद्र की ओर देखने लगी। इसके बाद उसका सबसे अधिक चिंताजनक क्षण आया। यदि उनकी गणना सही है तो यहाँ सचमुच ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए। लिन यनरान तेजी से आगे बढ़ा और अव्यवस्थित चट्टानों के बीच चला गया। अंततः सभी चट्टानों को एक तरफ हटाने के बाद उसने उनके नीचे एक काले पत्थर का बक्सा खोजा। पत्थर के बक्से को देखकर लिन यनरान की भावनाएं अनियंत्रित रूप से उत्तेजित हो गई। वास्तव में एक पत्थर का बक्सा है, लेकिन लिन यनरान ने फिर भी खुद को संयमित रखा, ज्यादा उत्तेजित नहीं हुई।
क्योंकि केवल इसी बात से दूसरे पक्ष द्वारा धोखाधड़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि, जैसा कि मिस्टर ने अनुमान लगाया है, मेरी स्थिति एक दिव्य शरीर उत्परिवर्तन है और इस पत्थर के बक्से में एक प्राचीन दिव्य शरीर द्वारा छोड़ा गया समाधान है। लिन यनरान खुद से बुदबुदाया, पहले से ही अधीर। उसने अपनी उंगली काटी और पत्थर के बक्से पर खून टपक गया। ये भी वही था जो यांगफैन ने उसे बताया था, केवल उसके दिव्य शरीर का रक्त ही इस पत्थर के बक्से को खोल सकता है। और जैसे ही उसके दिव्य शरीर के रक्त की एक बूंद पत्थर के बक्से पर गिरी, मूल रूप से सुस्त और धूल से ढके प्राचीन पत्थर के बक्से से अचानक शानदार रोशनी निकली। पत्थर के बक्से पर बने प्राचीन नमूने पुनर्जीवित होते प्रतीत हो रहे थे, रंगीन रोशनी से चिलमिला रहे थे तथा लगातार विभिन्न गहन चमक बिखेर रहे थे। क्रैक क्रैक क्रैक, प्रकाश चमक रहा था, चकाचौंध भरा और शानदार। प्राचीन पत्थर का बक्सा अंततः धीरे धीरे खुल गया और अपनी आंखों के सामने ये सारे दृश्य देखकर लिन यनरान के मन में कोई संदेह कैसे रह सकता था। ये सच है, ये सब सच है। मिस्टर के कारण मेरे भविष्य में जबरदस्त बदलाव आएगा। मेरा दिव्य शरीर अब बोझ नहीं रहेगा, बल्कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएगा। इतनी गहरी दयालुता, एक क्रिस्टल इसे कैसे चुका सकता है? मैं निश्चित रूप से मिस्टर को फिर से चुकाऊंगा, ठीक से। हालांकि फिलहाल लिन यनरान ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। टिन्याग सिटी पर लौटने से पहले उसे स्वाभाविक रूप से अपने उत्परिवर्तित दिव्य शरीर को ठीक करना पड़ा। और लिन परिवार, क्या बहुत से लोग यंग के रूप में मेरी स्थिति की लालसा नहीं रखते हैं? इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से दिखा दूंगा कि वास्तव में इस यंग लॉर्ड स्थान का हकदार कौन है। पलक झपकते ही कई दिन चुपचाप बीत गए। इस दिन लिन परिवार से एक बड़ी खबर आई। लिन लैंग और चित्रों के लिए ब्रेक थ्रू था जो स्वर्गीय मूल रैम में कदम रखता था। इसका मतलब यह था कि लिन परिवार के भीतर अब स्वर्गीय मूल रैम में एक प्रोटेज शिष्य था। हाँ, लैंग, तुम अंततः स्वर्गीय मूल में प्रवेश कर ही गए। अब जब पिता तुम्हें लिन परिवार का नया यंग लॉर्ड बनने की सिफारिश करेंगे तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। कमरे में प्रवेश करते ही लिन टियन का चेहरा अत्यधिक खुशी से भर गया। उसी समय कमरे में मौजूद युवक के चेहरे पर भी मुस्कान थी। स्वर्गीय उत्पत्ति में प्रवेश करने के बाद यंग लॉर्ड स्थान अनिवार्य रूप से उसका होगा। और वह लड़की भी, लिन यनरान, वह भी उसकी होगी। एक बार जब वह अपनी यंग लॉर्ड स्थिति को देती तो कोई भी उसका समर्थन नहीं करता और उसे स्वाभाविक रूप से उसके बिस्तर में रेंगना पड़ता और आज्ञाकारी रूप से उसे खुश करना पड़ता। पिताजी, आप मुझे लिन परिवार का नया यंग लॉर्ड बनने के लिए कब सिफारिश करेंगे? हाँ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा उत्सुक हो बच्चे। चिंता मत करो, कल एल्डर की सभा है और फिर पिताजी तुरंत आपको नया यंग लॉर्ड बनने की सिफारिश करेंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता है, इसलिए बस गदर प्रतीक्षा करें और आप नए यंग लॉर्ड होंगे। क्या आप भी एक दिन इंतजार करना पड़ेगा? लिन लैंग के चेहरे पर अधीरता का भाव दिखाई दिया। इसे भूल जाओ, मैंने इतना लंबा इंतजार किया है, मैं इसे सहन करूंगी और इस आखिरी दिन का इंतजार करूंगी। एक और दिन धीरे धीरे बीत गया और इस दिन, हालांकि एल्डर की सभा अभी तक आयोजित नहीं हुई थी, लिन टियन को घर से आगे बढ़ते हुए और स्पष्ट रूप से अपने बेटे लिन लैंग को एल्डर की सभा में भाग लेने के लिए लाने का इरादा करते हुए देखकर हर किसी ने अनुमान लगाया कि क्या हो रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, लिन टियन इतना अधीर है, वह अपने बेटे को नया यंग लॉर्ड बनने की सिफारिश करने जा रहा है। मिस यनरान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसके पिता ने स्पष्ट रूप से हमारे लिन परिवार के लिए खुद को बलिदान कर दिया। कोई केवल ये कह सकता है कि मिस यनरान स्वयं पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। उसकी प्रतिभा पहले स्पष्ट रूप से बहुत आगे थी, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि वो हट गई है और उसकी साधना में बहुत कम प्रगति हुई है। वीर ने आह भरी। हालांकि लिन यनरान ने हमेशा उन पर बहुत अच्छी छाप छोड़ी थी। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, साधना शक्ति एक कठोर सीमा थी। यदि चीजें इसी तरह जारी रही तो भले ही लिन लैंग आज इतनी अधीर न हो, लिन परिवार भविष्य में उसे यंग मिस के पद से सक्रिय रूप से हटा देगा। मिस यनरान वापस आ गया है। लेकिन तभी भीड़ में अचानक शोर मच गया। ऊपर देखने पर उन्हें हंगामे का कारण पता चला। लिन यनरान, जो कई दिनों से गायब था, लिन परिवार में पुनः प्रकट हो गया था। फिर भी इस पर भीड़ ने अपना सिर हिला दिया। बात तो पहले ही तय हो चुकी थी, अब वापस भी आ जाओ तो क्या बदल सकते हो? लेकिन लिन यनरान भीड़ की प्रतिक्रिया से पूरी तरह अनजान था। वह बस कदम दर कदम चलते हुए 13वीं सभा के मुख्य हॉल में पहुंची। इससे लिन परिवार में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या लिन यनरान अपनी नीति को स्वीकार नहीं करने वाली थी और क्या वह अभी भी अंतिम प्रयास करना चाहती थी? लेकिन वह स्थिति की परवाह किए बिना एल्डर की सभा फिर भी आगे बढ़ी। और जैसे ही 13वीं सभा शुरू हुई, 9वीं, जो पहले से ही अधीर थी, सबसे पहले बोलने वाली थी। हाँ, मेरा मानना है कि सभी एल्डर वालों को यह खबर पहले ही पता चल जानी चाहिए कि मेरा बेटा लिन लैंग स्वर्गीय मूल रंग तक पहुंच गया है। चूंकि मामला ऐसा ही है, इसलिए मैं, लिन टियन, यह बात को घुमा फिराकर नहीं बताऊंगा। नियमों के अनुसार मैं लिन लैंग को हमारे लिन परिवार का नया यंग लॉर्ड बनने की सिफारिश करता हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा, लिन टियन ने बिल्कुल भी गोलमोल बात नहीं कही और सीधे अपने बेटे की सिफारिश कर दी। ये वो पहले से ही खुलेआम करने जा रहा था और लिन परिवार में हर कोई पहले से ही जानता था, इसलिए किसी भी तरह की छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लिन टियन ने बिना किसी संकोच के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। वह चाहता था कि उसका बेटा लिन यनरान की जगह ले और लिन परिवार का नया यंग लॉर्ड बने। हालांकि कुछ एल्डर्स पिता और पुत्र के अहंकारी और दबंग रवैये से नाखुश थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। लिन लैंग की प्रतिभा निर्विवाद थी। वह लिन परिवार में स्वर्गीय मूल रंग में प्रवेश करने वाले पहले युवा प्रोडिजी थे। दूसरे शब्दों में, लिन लैंग अब लिन परिवार का प्रोडिजी का चेहरा था। वह लिन परिवार का नया यंग लॉर्ड बनना चाहता था, कौन आपत्ति कर सकता था? असहाय होकर कई एल्डर्स केवल लिन यनरान की ओर आंखें भरते हुए देख सकते थे। केवल एक ही यंग लॉर्ड था। अगर लिन लैंग नया यंग लॉर्ड बन जाता तो लिन यनरान को जाहिर है पद छोड़ना पड़ता। हाय मिस यनरान, हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल आपको परेशान कर सकते हैं। एल्डर ने आह भरी। उसकी आवाज अभी भी कुछ हद तक व्यवहार कुशल थी। लेकिन जब सभी ने सोचा कि लिन यनरान इस दर्दनाक परिणाम को असहाय रूप से स्वीकार कर सकता है, तो लिन यनरान, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा। 7 का स्थान कभी नहीं दिया गया है, इसके लिए केवल ताकत के साथ लड़ाई लड़ी गई है। मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। किस अधिकार से आपने अपने बेटे को मेरी जगह नया यंग लॉर्ड नियुक्त किया है? हाँ, मिस यनरान, सीधे शब्दों में कहूँ तो क्या आप अपमान की मांग कर रहे हैं? वर्तमान में लैंग पहले ही स्वर्गीय मूल रंग में प्रवेश कर चुका है और उसकी ताकत बहुत पहले ही आपकी ताकत से आगे निकल गई है। मैंने लैंग को सीधे तौर पर कोई कदम उठाने की अनुमति नहीं दी है, केवल आपके पिता, पूर्व परिवार के मुखिया, जो हमारे लिन परिवार के लिए मर गए थे, के लिए विचार करके। लिन टियन ने उपहास किया। उनके विचार में ये केवल लिन यनरान का अंतिम संघर्ष था। लेकिन सच्चाई ये थी कि चाहे वह कितना भी संघर्ष कर ले, इसे क्या फायदा होगा? हालांकि लिन यनरान का उसके अन्य के शब्दों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। उसकी सुंदर आंखें लिन टियन पर टिकी रही। ऐसा लगता है कि वह अंतिम क्षण तक संघर्ष करने के लिए दृढ़ है। लिन टियन ने असहाय होकर अपने पीछे खड़े बेटे को संकेत दिया। लैंगर, इसे हल करना मैं आप पर छोड़ता हूँ। कुछ ही क्षणों बाद सभी की चौकस निगाहों के सामने इस एल्डर की सभा में यंग लॉर्ड के पद के लिए लिन लैंग और लिन यनरान के बीच लड़ाई होने वाली थी। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही लिन परिवार के कई सदस्य लिन यनरान को देखकर बार-बार अपना सिर हिला रहे थे। मिस यनरान उलझन में है, अब वो लिन लैंग के बराबर कैसे हो सकती है? इसमें कोई मदद नहीं है। यंग लॉर्ड का पद संभवतः पूर्व परिवार प्रमुख द्वारा उसे सौंपा गया था। वह इसे खोते हुए कैसे देख सकती थी? हाय, चारों ओर से लगातार आहें गूंज रही थी। लिन परिवार में हर किसी को लगा कि इस टकराव का परिणाम शुरू होने से पहले ही तय हो चुका था। न केवल अन्य लोग, बल्कि स्वयं वो व्यक्ति भी, जो इसमें शामिल था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अहंकार से लिन यनरान की ओर देखा। लिन यनरान, अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, हार मान लो। हालांकि लिन यनरान ने उस पर कोई ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई।
कुछ दिन पहले यदि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा होता तो उसे केवल निराशा ही हाथ लगती, लेकिन अब कुछ दिनों बाद सब कुछ पूरी तरह से अलग था। कारण सरल था, उसे उस रहस्य में मिस्टर से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। इस समय लिन यनरान को अंततः समझ में आया कि जिंग चैंग मिस्टर को इतना अधिक सम्मान क्यों देता है, क्योंकि दूसरा पक्ष सचमुच सम्मान का हकदार था। लिन लैंग, यंग लॉर्ड की स्थिति ऐसी नहीं है जिस पर आप लालच कर सके। ये पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। लिन यनरान चिल्लाए, उसका नाजुक शरीर आगे की ओर उछल पड़ा, जबकि उसका सर हाथ मुट्ठी में भींच गया और एक अवर्णनीय रूप से भयानक ठंडी की तेजी से उसकी मुट्ठी के निशान से निकली। लिन लैंग को अभी तक स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। लिन यनरान से ऊपर रन होने के कारण उसे पूरा विश्वास था कि वो उसे आसानी से दबा सकता है। इसलिए जब तक लिन यनरान का मुक्का लगभग उसके पास नहीं आ गया, तब तक उसे देर से ही सही यह एहसास नहीं हुआ कि लिन यनरान के मुक्के की ताकत पहले से अलग लग रही थी। लेकिन जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोल्ड मून डिवाइन बॉडी की शक्ति लिन यनरान की मुट्ठी के निशान में समाहित थी, जिसके कारण उसके मुक्के ने लिन लैंग की रक्षात्मक शक्ति को सीधे ही नष्ट कर दिया। एक मुक्का उसकी छाती पर लगा और एक जोरदार दहाड़ गूंजी। लिन लैंग के पास चीखने के लिए भी समय नहीं था कि उसका शरीर हिंसक रूप से पीछे की ओर उड़ गया। वह बेहोश हो गया और मुश्किल से जीवन से जूझ रहा था। एक क्षण में ही वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। गहन मौन 10 सांसों से अधिक समय तक कायम रहा, जिसके बाद लिन टियन की प्रारंभिक चीख ने उसे तोड़ा। लेंगर, लिन टियन के विलाप के साथ ज्वार की तरह एक भयंकर कोलाहल पूरे दृश्य में फैल गया। क्या मिस यनरान, उसने लिन लैंग को एक ही मुक्के से लगभग मार डाला। ये कैसे संभव है? लिन लैंग पहले ही स्वर्गीय मूल रंग में घुस चुका है। स्वर्गीय मूल रंग की शक्ति के साथ चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसे एक मुक्के से इस तरह से हराया जा सकता है। साधारण लिन परिवार के शिष्यों को इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा, जबकि अदर्स इस समय उनकी आंखों में चमकती, विशेषकर शीर्ष 15 जिन्होंने कुछ दुर्लभ और अत्यंत आश्चर्यजनक खोज की थी। अभी जो ठंडी रोशनी है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये संभवतः एक अद्वितीय फिजिक की शक्ति है। मिस यनरान, उसने वास्तव में अपनी फिजिक शक्ति जागृत कर ली है। मैं समझ गया। क्या मिस की पिछली चुप्पी इसलिए थी क्योंकि उनकी फिजिक शक्ति जागृत होने वाली थी? उसी समय लिन टियन अपने बेटे को पीड़ा भरे भाव से गोद में लिए हुए गहरे आक्रोश से भर गया। लिन यनरान, तुम दुष्ट, मेरे चिलिन बेटे को इस तरह नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हालांकि इससे पहले कि लिन टियन अपने कठोर शब्दों को पूरा कर पाता, एल्डर के आंकड़े ऊंचे पहाड़ों की तरह एक के बाद एक उसके चारों ओर उतर आए। लिन टियन, भले ही आप एल्डर हैं, फिर भी यंग मिस से इतनी बेतुकी बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बहुत गुस्ताखी। लिन टियन, आपका बेटा ट्रैश है। यंग मिस ने पहले ही अपनी फिजिक की शक्ति जागृत कर ली है। स्वर्गीय मूल रंग में प्रवेश करने के बाद भी वह आपके बेटे के बराबर नहीं है। एक क्षण में विभिन्न एल्डर जो पहले लिन टियन के अहंकारी शब्दों के सामने चुप रहे थे, अब लिन यनरान के समर्थन में वफादार इनकारनेशन में बदल गए। 15 वर्ष के बच्चों के संयुक्त दबाव ने 10 वर्ष के बच्चे के चेहरे को न केवल बदसूरत बना दिया, बल्कि और भी अधिक बदसूरत बना दिया। जहां तक लिन यनरान की बात है, एल्डर और पूरे लिन परिवार के पूरी तरह से उड़े रवैये को देखकर उसे कोई संतुष्टि का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि यह उनकी अंतरात्मा की अचानक हुई गलती नहीं थी, बल्कि ऐसा कुछ था जिसके लिए उसने अपनी ताकत से संघर्ष किया था। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें मिस्टर की शक्ति भी थी। यह उस मिस्टर की शक्ति थी जिसने न केवल उसे खतरे से बचने की अनुमति दी, बल्कि उसे अपने दिव्य शरीर की शक्ति का सही उपयोग करने में भी सक्षम बनाया। अब से एक उज्ज्वल दाव उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर, मुझे तुम्हें अच्छी तरह से चुकाना होगा, लिन यनरान ने बड़े जोर से खुद से कहा। दयालुता के ऐसे महान कार्य के लिए भुगतान के रूप में मात्र एक क्रिस्टल कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। उसे मिस्टर की दयालुता का बदला चुकाने के लिए अधिक और बेहतर चीजें पेश करनी होंगी। हे, सुना है, लिन परिवार में एक बड़ा बदलाव आया है। कितना बड़ा बदलाव? क्या ऐसा हो सकता है कि लिन परिवार के यंग मिस यानी लिन यनरान को आखिरकार यंग लॉर्ड से नीचे खींच लिया गया हो? ये तो बहुत दुखद है। तुम्हें क्या पता, कल एल्डर की मीटिंग में लिन टियन चाहता था कि उसका बेटा लिन लैंग लिन यनरान की जगह नया यंग लॉर्ड बने, लेकिन सोचो क्या हुआ। लिन लैंग को लिन यनरान ने एक ही मुक्के से हरा दिया। एक ही मुक्के से तुरंत हरा दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या लिन लैंग के बारे में अफवाह नहीं है कि वो पहले ही स्वर्गीय सूर्य रंग में प्रवेश कर चुका है, जिससे वो लिन परिवार का सबसे ताकतवर प्रोटेजी बन गया है? डिवाइन कैलकुलेशन टावर के बाहर लोग आते जाते रहे। कुछ समय पहले लिन परिवार के एल्डर की बैठक में जो दृश्य सामने आए थे, वे अब भोजन के बाद अनगिनत लोगों की चर्चा का विषय बन गए थे। डिवाइन कैलकुलेशन टावर के अंदर लगातार हो रही चर्चाओं को सुनकर यांग फैन मन मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि लिन यनरान ने अपने दिव्य शरीर के उत्परिवर्तन को सफलतापूर्वक बदल दिया है। अब उसे मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा। यांग फैन ने पहले ही सोच लिया था कि लिन यनरान बहुत जल्द ही कई उपहारों के साथ आएगा और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बड़े और छोटे पैकेज लाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, यांग फैन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बस आधे दिन के बाद सबकी नजरों के सामने लिन यनरान 3 उपहार पैकेज लेकर डिवाइन कैलकुलेशन टावर के पास पहुंच गया। क्या चल रहा है? कुछ समय पहले ही यंग मास्टर जिंग चैंग ने उसे यह डिवाइन कैलकुलेशन टावर बनाने में मदद की थी और अब लिन परिवार का यंग मिस भी बधाई उपहार लेकर आया है। रुको, मुझे यह मत बताना कि लिन परिवार की एल्डर की बैठक में यंग मिस लिन द्वारा लिन लैंग को एक मुक्के से तुरंत हराने का मामला इस डिवाइन कैलकुलेशन टावर मास्टर से संबंधित है। डिवाइन कैलकुलेशन टावर के बाहर लिन यनरान की आकृति को डिवाइन कैलकुलेशन टावर में प्रवेश करते देख सड़क पर मौजूद भी एक बार फिर अचंभित रह गई। डिवाइन कैलकुलेशन टावर के अंदर तुम जा सकते हो। हाँ। डिवाइन कैलकुलेशन टावर से अपने अधीनस्थों को बर्खास्त करने के बाद लिन यनरान ने अब और संकोच नहीं किया और सीधे यांग फैन के सामने घुटने टेक दिए। पुनर्जन्म की कृपा के लिए धन्यवाद सर। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पिछला लेन देन खत्म हो चुका है, हम बराबरी पर हैं। यांग फैन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा रहता था, हमेशा के गुरु का आचरण और आभा बनाए रखता था। नहीं, भले ही सर को लगता हो कि हम बराबर हैं, लिन यनरान को नहीं लगता। यदि सर न होते तो मुझे पहले ही अपना यंग लॉर्ड पर त्यागना पड़ता और भविष्य में मुझे जहर भी सहना पड़ता। ये सब सर की वजह से है। सर की वजह से मैं अपना हेवन डिफाइंग भाग्य बदलने में सक्षम था। लिन यनरान की भावनाएं अत्यधिक उत्तेजित थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका भाग्य कैसा होगा। लिन यनरान के अत्यंत भक्तिमय रूप को देखकर यांग फैन को मन ही मन प्रसन्नता हुई। निश्चित रूप से उसने इस महिला को पूरी तरह से अपने ऊपर विश्वास दिला दिया था। हालांकि सतह पर यांग फैन स्वाभाविक रूप से शांत और संयमित रहा, मानो कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। आप जो सोचते हैं वो आपका अपना विचार है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मैं इसे बदल नहीं सकता। सर, किसी भी स्थिति में लिन यनरान आज डिवाइन कैलकुलेशन टावर में विशेष रूप से आपको धन्यवाद देने के लिए आया था। सर, ये मेरे लिन परिवार के 3 छिपे हुए खजाने हैं। अगर सर को ये उपयुक्त लगे तो कृपया इन्हें स्वीकार कर लें। उसके शब्द गिरने से पहले ही लिन यनरान ने अपना हाथ उठाया और 3 उपहार पैकेज खोल दिए। प्रत्येक में अलग अलग वस्तुएं दिखाई दी। आधा दाना फूड 10 प्रोग्नोसिस वैल्यू के लिए बदला जा सकता है। मीडियम ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट 12 प्रोग्नोसिस वैल्यू के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। क्लियर हॉट 8 प्रोग्नोसिस वैल्यू के बदले में बदला जा सकता है। यांग फैन कल्पना कर सकता था कि लिन यनरान ने संभवतः लिन परिवार के सभी छिपे हुए भंडार निकाल लिए थे, और क्या यह वही वापसी नहीं थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। हालांकि जब उसने पहले लिन यनरान को उसकी दिव्य गणना में मदद की थी, तब उसने केवल 2 अंकों का अंतर अर्जित किया था, लेकिन वह एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबा खेल खेल रहा था। अब इस बड़ी मछली के लिए हुक काटने का समय आ गया था। अंततः तीनों आइटम प्रोग्नोसिस वैल्यू में परिवर्तित हो गए और यांग फैन के खाते में दर्ज हो गए।
हालांकि भले ही उसने स्पष्ट रूप से वस्तुओं को स्वीकार कर लिया था, यांग फैन की अभिव्यक्ति उदासीन रही, जबकि लिन यनरान की सुंदर चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई दी, इससे पहले कि वह तुरंत अलविदा कहे और डिवाइन कैलकुलेशन दाव को छोड़ दे। अब चूंकि उसके पास अंततः प्रतिभा थी, वह लापरवाह नहीं हो सकती थी और उसे जितनी जल्दी हो सके कल्टिवेट और मजबूत बनना था। अब यह भी बदले गए ये 30 प्रोग्नोसिस वैल्यू और पिछले 2 अंक कुल 32 अंक बनाते हैं। ये सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट के कमजोर संस्करण का एक तिहाई हिस्सा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मुझे सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट से बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय मैं सचमुच सुरक्षित रहूंगा। एक बार सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट का आदान प्रदान हो जाए और उसे इस मुख्य टॉवर में रख दिया जाए, उस समय चाहे कोई भी शक्तिशाली विशेषज्ञ डिवाइन कैलकुलेशन टावर के पास आ जाए, वे उसके सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उस समय एक अलौकिक गुरु के रूप में उनकी पहचान और भी अधिक सुदृढ़ हो जाएगी। उसी समय डिवाइन कैलकुलेशन टावर से दूर किसी अन्य स्थान पर, या यूं कहीं कि टियानग सिटी से दूर, उस रहस्यमय जगह पर स्वर्ग की तरह पहाड़ों के बीच एक प्राचीन सेक्ट चुपचाप खड़ा था। इस प्राचीन सेक्ट को चीशाओ सेक्ट कहा जाता था। यद्यपि जिन चैंग बहुत लंबे समय से चीशाओ सेक्ट में नहीं था, फिर भी प्रत्येक दिन एक नए डिसाइपल के रूप में अपने आवश्यक कल्टिवेट पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद वह स्क्रिप्चर पवेलियन की ओर दौड़ता था। बेशक एक नए डिसाइपल के रूप में अपनी पहचान के साथ उसके लिए स्क्रिप्चर पवेलियन में प्रवेश करना संभव था, लेकिन उसने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि जिन चैंग यहाँ स्क्रिप्चर पवेलियन के लिए बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उस दाव के लिए था जिसे डिवाइन कैलकुलेशन दाव मास्टर ने जाने से पहले उसे बताया था। उस दिन डिवाइन कैलकुलेशन दाव मास्टर ने जिंग फैमिली के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से गणना करी, जिससे जिन चैंग पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। इसलिए उसे अपॉर्चुनिटी दाव पर अटूट विश्वास था, जिसकी डिवाइन कैलकुलेशन दाव मास्टर ने उसके लिए नई भविष्यवाणी की थी। हर दिन वह बूढ़े झाड़ू लगाने वाले आदमी के लिए काम करने के लिए स्क्रिप्चर पवेलियन के बाहर आता था, या तो चाय पानी परोसना या फर्श साफ करने में मदद करना। इस कारण उसके साथ ही शामिल हुए सभी ने 20 वर्षीय लोगों ने उसका बहुत अधिक उपहास किया। ये जिन चैंग बुद्धिमान लगता है, तो ये बेवकूफ की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? क्या वो सोचता है कि उस बूढ़े झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति की मदद करके वो स्क्रिप्चर पवेलियन में प्रवेश कर सकता है? कितना बड़ा मूर्ख है! ये तो बस एक बेकार बुरा आदमी है जो फर्श साफ करता है। सभी ने उसका खूब उपहास किया, लेकिन जिन चैंग अविचल रहा। शून्य की दिव्य गणना उनका दृढ़ विश्वास बन गई थी। उनके उपहास का उस पर कोई असर नहीं हुआ। समय के साथ उन नए डिसाइपल वालों की रुचि खत्म हो गई और उन्होंने जिन चैंग वालों पर ध्यान देना बंद कर दिया। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि यह समय था, क्योंकि जिन चैंग ने एक और दिन के लिए बूढ़े झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति की मदद की थी। इस दिन वह बूढ़ा झाड़ू लगाने वाला आदमी, जो हमेशा चुप रहता था, अचानक बोल पड़ा, मेरे पीछे आओ। जिन चैंग अचानक इस बुरी आवाज को सुनकर जिन चैंग का मन बहुत हिल गया। इसका स्पष्ट अर्थ था कि जैसा कि डिवाइन कैलकुलेशन दाव मास्टर ने भविष्यवाणी की थी, उसका अपॉर्चुनिटी आ रहा था। हाँ, जिन चैंग ने अधिक कुछ कहने का साहस नहीं किया, केवल अत्यंत सम्मान के साथ जवाब दिया। फिर वो उस बूढ़े झाड़ू लगाने वाले आदमी के पीछे पीछे आगे स्क्रिप्चर पवेलियन की ओर चला गया। स्क्रिप्चर पवेलियन, जिसमें सामान्य डिसाइपल और यहाँ तक कि एल्डर भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, इस बूढ़े झाड़ू लगाने वाले आदमी के सामने आसानी से खोला गया था। उसी समय वे फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन भी बूढ़े झाड़ू लगाने वाले आदमी के सामने हवा में बदल गए, बिना किसी प्रतिक्रिया के। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह बूढ़ा झाड़ू लगाने वाला आदमी कोई साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था जो फर्श साफ करता था? मिस्टर सचमुच बहुत ताकतवर है, सब कुछ उसकी गणना के दायरे में है। उस बूढ़े आदमी को देखकर, जिसका कद और रूप अब सामान्य से बिल्कुल अलग था, जिन चैंग को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि डिवाइन कैलकुलेशन दाव मास्टर की भयानक गणनाओं पर आश्चर्य हुआ। अंदर आए। उसी समय वह बूढ़ा आदमी, जो स्क्रिप्चर पवेलियन में गहराई तक चला गया था, एक छिपे हुए गुप्त कक्ष में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। जिन चैंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और शीघ्रता से उसके पीछे गुप्त कक्ष में चला गया। गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हुए जिन चैंग ने चारों ओर देखा। कक्ष में केवल 3 पत्थर के चबूतरे थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। ये कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन उन 3 प्राचीन पुस्तकों पर लिखे शब्दों पर एक स्पष्ट नजर डालने से जिन चैंग की आंखें चौड़ी हो गई। नौक्लिश तलवार कला, फुयामा इंटरग्रेशन टेक्निक, 9 बैन जेरे कैनन। इन तीनों में से कौन सा ऐसा गुप्त पाठ नहीं था जिसे केवल चीशाओ सेक्ट के शीर्ष डिसाइपल ही संभवतः एक्सेस कर सकते थे? लेकिन अब वे सब उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए थे। मुझे एहसान करना पसंद नहीं है, इसलिए कोई चुन लो और उसे अपने साथ ले जाओ। चूंकि झाड़ू लगाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने यह बात इतनी स्पष्टता से कही थी, तो जिन चैंग ये कैसे नहीं समझ सका कि यह डिवाइन कैलकुलेशन दाव मास्टर द्वारा गणना की गई अपॉर्चुनिटी थी। दर्जनों दिन और रात पहले डिवाइन कैलकुलेशन दाव मास्टर ने पहले ही इस दृश्य की गणना कर ली थी। वह सचमुच उन सभी नए डिसाइपल्स को बुलाना चाहता था जिन्होंने उसका उपहास किया था। चलो अब हंसो। क्या ये दृश्य देखकर आप अब भी हंस सकते हैं? आप शायद इतने ईर्ष्यालु हो गए होंगे कि आपके मुंह में पानी आ गया होगा। डिवाइन कैलकुलेशन दाव मास्टर की दिव्य गणना ने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी खोजने में मदद की, कुछ ऐसा जिसकी आप दूरदर्शी घटिया चीज या कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मुख्य विषय पर वापस आते हुए 3 प्राचीन पुस्तकों को अपने सामने रखते हुए जिन चैंग दुविधा में पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इनमें से प्रत्येक एक सर्वोच्च गुप्त ग्रंथ था। मैं अब भी नौकेश तलवार कला चुनूंगा। तलवार के दाव में मेरा आधार है और कुछ प्रतिभा भी है। मुझे बाकी 2 के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अगर मैंने उन्हें चुना भी तो इस समय की बर्बादी होगी। सीनियर, मैं नौकेश तलवार कला का चयन करता हूँ। एक बार चुन लिया तो ले लो, इसे अच्छी तरह से करो, कम से कम इस तलवार कला का नाम तो खराब मत करो। हाँ सीनियर, जिन चैंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ये सिर्फ उस बूढ़े आदमी का इरादा नहीं था, डिवाइन कैलकुलेशन दाव मास्टर ने पहले ही उसे महानता का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखा दिया था। यदि वह ऐसी परिस्थितियों में भी उस रास्ते पर नहीं चल सकता, तो वह बहुत बेकार होगा और मिस्टर की गणना व्यर्थ हो जाएगी। अतः उसके बाद कई दिनों तक प्रतिदिन लगन से खेती की गई। अपने आवश्यक साधना पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद वह नौकेश तलवार कला की साधना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया के दौरान रहस्यमय बूढ़ा आदमी कभी कभी उसे मार्गदर्शन प्रदान करता था। अपने स्वयं के प्रयासों और सीनियर के मार्गदर्शन के साथ, हालांकि समय लंबा नहीं था, जिन चैंग ने नौकेश तलवार कला की दाव को सूक्ष्मता से शुरू कर दिया था। जहां तक परिणामों की बात है, तो जिन चैंग को उनकी पुष्टि के लिए नए डिसाइपल प्रतियोगिता समारोह का इंतजार करना होगा। अब जिन चैंग के अखाड़े में प्रवेश करने की बारी है। उसका प्रतिद्वंदी लुओ युन है। अब वह इसमें फंस गया है। हालांकि जब वे चीशाओ सेक्ट में प्रवेश कर रहे थे, तब वह लुओ युन के बराबर प्रोडिजी डिसाइपल था, लेकिन सेक्ट में प्रवेश करने के बाद ऐसा लगता है जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया है। वह अब तक स्क्रिप्चर पवेलियन में ही धमाल मचा रहा है। अब शायद वह लुओ युन से बहुत पीछे छूट गया है ना? प्रतियोगिता के मैदान में काफी चर्चा हुई। मूल रूप से चीशाओ सेक्ट में प्रवेश करने पर उनके प्रदर्शन के आधार पर इसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई माना जाना चाहिए था, लेकिन अब सभी की नजर में परिणाम पूरी तरह से एक तरफा हो चुका था। इसी तरह अखाड़े में लुओ युन ने जिन चैंग को तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। जिन चैंग, मैंने पहले सोचा था कि तुम मेरे प्रतिद्वंदी होगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े मूर्ख होगे, सारा दिन मूर्खतापूर्ण चीजों पर समय बर्बाद करोगे। अब मेरे साथ तुम्हारी क्या तुलना है? हालांकि ये सुनकर जिन चैंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथ में एक साधारण लंबी तलवार थी। क्या जवाब भी नहीं दे सकते? हार मान रहे हैं? यदि तुमने हार मान ली है तो चले जाओ। लुओ युन दहाड़ा, उसका स्वर्गीय सार की उसके हाथ में उमड़ रहा था, जो एक भयंकर जानवर की तीखी पिंजों में संघनित हो रहा था। पहाड़ों को चीरने और चट्टानों को चकनाचूर करने में सक्षम अजय दरार।
हालांकि जैसे ही लुओयुन की दुर्जय मार्शल स्किल बाघ को वश में करने वाले पंजे प्रदर्शित हुए, एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और उसका शरीर सीधे पीछे की ओर उड़ गया। उसके बाघ को वश में करने वाले पंजे की जोड़ी पहले से ही ताजा खून से ढकी हुई थी। आह! पूरे मैदान में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी नए डिसाइपल्स को आश्चर्यचकित कर दिया। लुओयुन एक तलवार से तुरंत पराजित हो गया। क्या उस जेन चेंग ने मूर्खतापूर्वक अपना समय बर्बाद नहीं किया? वह एक तलवार से लुओयुन को तुरंत कैसे हरा सकता था? असंभव, यह असंभव है। लेकिन चाहे ये कितना भी असंभव क्यों न लगे, यह एक कठोर वास्तविकता थी। अखाड़े में बुरी तरह चिल्लाते हुए लुओयुन को देखकर जेन चेंग ने उपहास किया। वास्तव में मूर्ख तो तुम हो। तुम कुछ भी नहीं समझते और फिर भी तुम यहाँ बकवास कर रहे हो, बिल्कुल बेवकूफ। जैसे ही उसने उपहास किया, जेन चेंग ने डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर के आंकड़े के बारे में सोचा। वह अपने आप को रोक नहीं सका और अपनी अदम्य प्रशंसा व्यक्त की। वह एक सच्चे एकांत प्रिय गुरु थे। यहाँ तक कि लुओयुन को भी जेन चेंग ने एक तलवार से तुरंत हरा दिया था, इसलिए बाकी स्थितियां पूर्वानुमान योग्य थी। चाहे कोई भी प्रतिद्वंदी हो, जेन चेंग ने बिना किसी देरी के उन्हें एक ही तलवार से हरा दिया। अंततः वह इस नई डिसाइपल ग्रैंड प्रतियोगिता का चैंपियन बन गया। और क्योंकि जेन चेंग का प्रदर्शन वास्तव में उत्कृष्ट था, इसलिए उसे चीशाओ सेक मास्टर द्वारा भी बुलाया गया था। क्या ये सब इस बात का प्रतीक नहीं था कि वह चीशाओ सेक में एक दृढ़ सूरज की तरह उदय होने वाला था? हालांकि सेक मास्टर द्वारा बुलाए जाने के दौरान ही जेन चेंग की नजर एक सुंदर आकृति पर पड़ी। सफेद वस्त्र पहने, ठंडे, सुंदर चेहरे वाली उसकी उत्कृष्ट आकृति पर शुरू से अंत तक कोई मुस्कान नहीं दिखाई देती थी। इस कारण सेक्ट हॉल से बाहर निकलने के बाद वह अपने बगल में खड़े एल्डर से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। एल्डर जो, वह सफेद रंग का सीनियर सिस्टर कौन है? आप लुओयुलिन की बात कर रहे हैं, है ना? वह हमारी चीशाओ सेक की सेंटेस है। क्या वो सेंटेस सीनियर सिस्टर है? लेकिन होली मेडन लुओ हमेशा इतना उदास क्यों दिखता है? क्या वो सेंटेस बनकर खुश नहीं है? तुम छोटे लड़के इतना कुछ कह रहे हो, क्या हो सकता है कि तुम्हें होली मेडन लुओ पसंद आ गया है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ऐसी कुटिल विचार मत रखो। जहाँ तक लुओयुलिन के इस तरह होने का सवाल है, अफसोस, यह एक दुखद कहानी है। यह उसकी छोटी बहन लुओयो है, जिसकी एक दुष्ट राक्षस खलनायक ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। वह अपनी बहन का बदला लेना चाहती है, लेकिन वह खलनायक बहुत पहले ही भाग चुका है। इसी वजह से उसके चेहरे पर हमेशा ऐसा भाव रहता है। क्या ऐसा है? ठीक है, मैं तुम्हें बस इतना ही बताऊंगा। वापस जाओ और कर्तव्य को अच्छी तरह से समझो। भले ही तुम्हारे मन में सेंटेस के लिए सचमुच भावनाएं हो, फिर भी तुम अभी इसके लायक नहीं हो। जैसे ही उसके शब्द गिरे, एल्डर जो चला गया। लेकिन वो गलत था। जेन चेंग को लुओयुलिन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने सोचा कि इस मामले को डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर द्वारा संभाला जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों मिस्टर विभिन्न अवसरों और वस्तुओं की इच्छा रखता है। होली मेडन लुओ क्या वो कीमत चुकाने और मिस्टर को उस दुष्ट राक्षस खलनायक के ठिकाने की गणना करने में मदद करने के लिए कार्रवाई करने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। ऐसा करके वह न केवल डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर की मदद कर सकता था, बल्कि लुओयुलिन की भी मदद कर सकता था, जो एक पत्थर से दो पक्षियों को मार रहा था। सर ने मुझ पर बहुत कृपा की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उनका उपकार चुकाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या यह एक नए ग्राहक को सर से मिलवाने का अच्छा अवसर नहीं है? ये सोचकर जेन चेंग ने अब और संकोच नहीं किया। वह तुरंत हवा में उड़ गया और उस दिशा में बढ़ गया जहां से लुओयुलिन अभी निकला था। कुछ ही देर बाद वह अंततः एक निश्चित प्रांगण के सामने लुओयुलिन तक पहुंच गया। सेंटर सीनियर सिस्टर, कृपया प्रतीक्षा करें। लुओयुलिन ने जेन चेंग की पुकार को अनदेखा नहीं किया, लेकिन जब वह मुड़ी तो उसका सुंदर चेहरा अभी भी उदासीनता से भरा था। जब से उसकी छोटी बहन की निर्मम हत्या हुई थी, तब से वह हमेशा से ही भाव रखती थी। हालांकि इसके तुरंत बाद उसकी उदासीन अभिव्यक्ति में हिंसक उतार चढ़ाव आने लगे, क्योंकि जेन चेंग ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। सेंटर सीनियर सिस्टर, मेरे पास आपकी बहन को मारने वाले खलनायक का पता लगाने में आपकी मदद करने का एक तरीका है। क्या कहा आपने? लुओयुलिन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसे केवल ये संदेह था कि क्या उसने गलत सुना है। क्या दूसरे पक्ष के पास उस खलनायक को ढूंढने में उसकी मदद करने का कोई तरीका था? मैंने हर जगह पूछताछ की है, यहाँ तक कि कई इनामों के नोटिस भी लगाए हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। तुम्हें कैसे पता कि वह जानवर कहाँ है? लुओयुलिन बहुत उत्तेजित था। खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ, वह जेन चेंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। क्रिम्सन फर्मन सेक्स सेंटेस के रूप में वह पहले से ही स्वर्गीय उत्पत्ति रंग की पीक पर थी। ऐसी ताकत स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज थी जिसकी तुलना जेन चेंग बिल्कुल नहीं कर सकती थी। खांसी, सेंटर सीनियर सिस्टर, शांत हो जाओ। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पता है कि वह खलनायक कहाँ है, लेकिन मेरे पास उसे पता लगाने का एक तरीका है। टियानयांग सिटी में, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ एक डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा है। जब तक आप पर्याप्त कीमत चुकाते हैं, वह ग्रेड मास्टर आपके लिए खलनायक का पता लगा सकता है। निष्कर्ष निकालें, जब स्वर्गीय रहस्यों को जानने की ऐसी विधि कही गई थी, तो वह उस पर कैसे विश्वास कर सकता था? हालांकि जेन चेंग ने पहले ही उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था। सेंटर सीनियर सिस्टर, वह ग्रेड मास्टर बिल्कुल भी ठग नहीं है। मैं स्वयं इसका सबसे अच्छा सबूत हूँ। यदि सीनियर सिस्टर जाता है और अंततः उसे पता चलता है कि वह एक ठग है, तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, जेन चेंग। जेन चेंग द्वारा इतनी गंभीर प्रतिक्रिया लेने के बाद लुओयुलिन अपना मन बदलने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि टियानयांग सिटी में तथाकथित डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा के भीतर वास्तव में एक अकल्पनीय ग्रेड मास्टर छिपा हुआ हो? इस संभावना के साथ साथ लुओयुलिन की उस जानवर को ढूंढने की सच्ची इच्छा, जिसने उसकी बहन की क्रूरतापूर्वक हत्या की थी, और उससे बदला लेने की इच्छा ने उसे तुरंत अपना मन बनाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं इस डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा की यात्रा करूंगा। अगर यह नकली है, तो भले ही आप चीशाओ सेक के उभरते सितारे हों, मैं लुओयुलिन निश्चित रूप से आपको मार डालूंगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, लुओयुलिन तुरंत चीशाओ सेक को छोड़कर चला गया। सेंटेस के रूप में उसे जेन चेंग जैसे नए डिसाइपल की तरह अपने कार्यों में प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। लुओयुलिन बहुत चिंतित था और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा, अंततः टियानयांग सिटी पर पहुंचा। इसके बाद उसने डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा के स्थान और टियानयांग सिटी के भीतर की जानकारी के बारे में पूछताछ शुरू की। हालांकि कई लोगों को लगा कि डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर साधारण था और एकांत प्रिय ग्रेड मास्टर होना चाहिए। लुओयुलिन ने एक विवरण पर ध्यान दिया। ये डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा जेन चेंग की मदद से बनाया गया था। इससे वही सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या ये सब जेन चेंग द्वारा स्वयं रचा गया नाटक था। इसका उद्देश्य ऐसी रहस्यमय विधि के माध्यम से सभी प्रकार के हेवन एंड अर्थ ट्रेजर को एकत्रित करना है। अनजाने में ही लुओयुलिन का चेहरा पहले से ही बेहद ठंडा हो चुका था। यदि वास्तव में ऐसा होता, तो वह सबसे पहले डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा में उस लड़के को मारती जो चाली खेल रहा था, और फिर वापस जाकर जेन चेंग को मारती। वह हमेशा अपनी बात रखती थी। अगर वे उसे बेवकूफ बनाने की हिम्मत करते, तो वह उन्हें जरूर समझाती कि पछतावे का क्या मतलब होता है। संक्षेप में, एक चौथाई घंटे बाद लुओयुलिन ने यांगफैन की डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा में कदम रखा। डिंग डोंग, मुख्य हॉल में एक कर्कश ध्वनि गूंज उठी। यह एक रिस्ट्रिक्शन यांगफैन स्थापित किया गया था, एक दरवाजे की घंटी की तरह। हालांकि यांगफैन नहीं हिला, बल्कि मुख्य हॉल में दूसरे पक्ष के प्रवेश करने की प्रतीक्षा करता रहा। जब सफेद कपड़े पहने, पतले गोबर से ढकी सुंदर चेहरे वाली एक आकृति यांगफैन की दृष्टि रेखा में दिखाई दी, तो सिस्टम की प्रकाश स्क्रीन ने कुछ जानकारी प्रदर्शित की। नाम लुओयुलिन, पहचान क्रिम्सन फर्ममेंट सेक्स सेंटेस, साधना पीक स्वर्गीय उत्पत्ति रैम 9वां स्तर, स्थिति यिन वुमिंग डेमोनिक खलनायक की तलाश कर रही है जिसने उसकी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाया है। क्रिम्सन फर्ममेंट सेक्स सेंटेस, यांगफैन की आंखें चमक उठी। क्रिम्सन फर्ममेंट सेक्स सेंटेस का यहाँ तक आना केवल एक ही बात हो सकती है, किसी ने उसे अवश्य मार्गदर्शित किया होगा।
और चीशा सेक में जिंग चैंग के अलावा और कौन जो हाल ही में चीशा सेक में शामिल हुआ था उसका मार्गदर्शन करेगा। अच्छा बच्चा, मैंने तुम्हारे लिए 2 बार डायरेक्ट किया, ये बेकार नहीं गया। तुमने इतनी जल्दी मुझे एक नए ग्राहक से मिलवा दिया। यांग फैन ने मन ही मन जिंग चैंग को अंगूठा दिखाया। फिर उसने सोचा कि लुओ यूलिंग से कैसे निपटा जाए। कुछ ही देर बाद उसने बस आवाज लगाई और तुरंत ही एक नौकर चाय पर उसने आ गया। होली मेरन लुओ, कृपया चाय लीजिए। हम चाय पीना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन लुओ यूलिंग को यह हकत नहीं लगा कि दूसरे पक्ष ने उसे सीधे पहचान लिया था। वह अभी भी घूंघट में थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिंग चैंग ने उसे पहले से सूचित कर दिया हो? असंभव। चीशा सेक में प्रवेश करने वाले नए डिसाइपल दुनिया से अलग थलग हैं। जिंग चैंग उसे कैसे सूचित कर सकता है? जहां तक चीशा सेक में जाने से पहले की बात है तो उसके लिए ये जानना और भी असंभव है कि मैं वहां आऊंगा। लुओ यूलिंग का मन उत्तर-पुत्तर हो गया। उसे लगा कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। हालांकि उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वह उसे और अधिक परख सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टावर मास्टर मुझे सीधे पहचान लेंगे, लेकिन इससे मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। क्या टावर मास्टर जान सकते हैं कि मैं क्यों आया हूं? होली मेरन लुओ उस हत्यारे की जांच करने आई है जिसने उसकी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाया है। यांग फैन को अपना उद्देश्य शब्दशः बोलते हुए सुनकर लुओ यूलिंग पूरी तरह आश्वस्त हो गया, क्योंकि दूसरा पक्ष चाहे जो भी हो टियानयांग सिटी में दूर से उसके उद्देश्य को नहीं जान सकता था। वह जिंग चैंग उसे सूचित नहीं कर सकता था। धप। अब यही क्षण लुओ यूलिंग ने अपना पूर्व व्यवहार बरकरार नहीं रखा, बल्कि सीधे यांग फैन के सामने धड़ाम से घुटने टेक दिए। मैं विनती करता हूं सर, मुझे उस जानवर का पता लगाने में मदद करें। उस जानवर ने मेरी बहन को मार डाला, मुझे स्वयं उसके 1000 टुकड़े करने होंगे। होली मेरन लुओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया खड़े हो जाइए। डिवाइन कैलकुलेशन का निष्पक्ष व्यापार का स्थान है। जब तक आप कीमत वहन कर सकते हैं, मैं कुछ भी अनुमान लगा सकता हूं। स्वर्गीय गणनाएं, सांसारिक गणनाएं, मानवीय गणनाएं। अच्छा। लुओ यूलिंग ने बार-बार सिर हिलाया। यांग फैन से पहले अपना भंडारण स्थान पूरी तरह से खोल दिया। इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उसकी गोपनीयता पर कोई नजर रखेगा। उसकी नजर में अपनी बहन का बदला लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। सर, आप जो चाहें सब ले सकते हैं। यांग फैन चुप रहा। उसकी नजर भंडारण स्थान में महिलाओं के अंतरंग कपड़ों की देर से हट गई। उसकी निगाह भंडारण स्थान में और गहराई तक गई। वह निश्चित नहीं था कि क्या अच्छा है या क्या बुरा, लेकिन सिस्टम इसका मूल्यांकन करेगा। उसकी निगाहें शून्य के भंडारण स्थान की गहराई की ओर चली गई। वहां यांग फैन ने एक रहस्यमय लंबा कोड़ा देखा जो काफी असाधारण लग रहा था। मीडियम ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर ग्लेज विद 50 प्रोग्नोसिस वैल्यू के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। स्पिरिट ट्रेजर स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट से ऊपर है। सिस्टम द्वारा दिए गए 50 प्रोग्नोसिस वैल्यू का उल्लेख नहीं है, जो इसके मूल्य को दिखाने के लिए पर्याप्त है। साथ ही यांग फैन स्वाभाविक रूप से सिस्टम के साथ लुओ यूलिंग के हत्यारे का पूर्वानुमान करने के लिए आवश्यक प्रोग्नोसिस वैल्यू की पुष्टि करना नहीं भूला। उसकी रोग निदान में मदद करने में 20 खर्च होंगे। इस तुलना के साथ कोई 30 प्रोग्नोसिस वैल्यू कमाने में सक्षम होना पहले से ही बहुत उदार था। बहुत अच्छा, चूंकि आप मेरे प्रोग्नोसिस ओवर में आए हैं तो यह भाग्य है। तो फिर इस मीडियम ग्रेड स्पिरिट ट्रेजर की कीमत के साथ मैं उस डेमोनिक पाथ बदमाश का पता बताऊंगा। यांग फैन ने ग्लेज विद को पकड़ लिया और लुओ यूलिंग के भंडारण स्थान से बाहर निकल गया। ये शब्द सुनकर होली मेरन लुओ न केवल उत्साहित हुई, बल्कि उसने लगातार यांग फैन को फिर से प्रणाम किया। धन्यवाद सर, कृपया कुछ देर इंतजार करें। यांग फैन ने सिस्टम के माध्यम से सीधे 50 प्रोग्नोसिस वैल्यू के लिए ग्लेज विद का आदान प्रदान किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने सिस्टम को डेमोनिक पाथ बदमाश के ठिकाने का पूर्वानुमान लगाने के लिए 20 अंक खर्च किए। जैसे ही सिस्टम ने कोई कदम उठाया, उसकी प्रभावकारिता स्पष्ट हो गई। डेमोनिक पाथ का बदमाश इन वूमिंग इस समय एक बैरन माउंटेन्स में छिपा है। और कृपया ध्यान दें, उसने एक गुप्त कलाकृति पर्पल ओरिजिन आर्मर पहन रखी है, जिसकी कमजोरी उसके बाएं टखने पर है। सिस्टम के संकेत से यांग फैन अचानक प्रबुद्ध हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किसी स्थान का पूर्वानुमान लगाने के लिए 20 की आवश्यकता होती है। इसने गुप्त कलाकृति और उसकी कमजोरी का भी पूर्वानुमान लगा दिया। सर, क्या कोई परिणाम है? इस समय शायद यांग फैन के चेहरे पर आए बदलाव को भांपते हुए लुओ यूलिंग ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन जैसे ही उसके शब्द निकले, उसे खुद भी महसूस हुआ कि वह बहुत अधीर हो गई है। कितना समय बीत चुका था। स्वर्गीय रहस्यों की भविष्यवाणी जैसी असाधारण बात इतनी जल्दी कैसे नतीजे दे सकती थी? हालांकि जैसे ही वह प्रतीक्षा जारी रखने की तैयारी कर रही थी, यांग फैन ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोला, वास्तव में एक परिणाम है। वह इन वूमिंग वर्तमान में एक बैरन माउंटेन्स में है। वह जानवर एक बैरन माउंटेन्स में छिपा है। लुओ यूलिंग की आंखों में एक तेज चमक थी। यांग फैन से दोबारा बात करने का भी उसे समय नहीं मिला और वह बेसब्री से प्रोग्नोसिस ओवर से बाहर निकलकर सीधे एक बैरन माउंटेन्स की ओर चल गई। अंततः उस 16 वर्षीय बदमाश का पता चलने पर, जिसने उसकी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाया था, वह एक क्षण के लिए भी विलंब कैसे सहन कर सकती थी? होली मेरन लुओ, तुम इतने चिंतित कैसे हो सकते हो? इस टावर मास्टर ने अभी तक अपना पूर्वानुमान पूरा नहीं किया है। न सिर्फ वही इन वूमिंग एक बैरन माउंटेन्स के भीतर छिपा है, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने इस समय पर्पल ओरिजिन आर्मर पहना हुआ है। मेरा मानना है कि होली मेरन लुओ को पता होना चाहिए कि पर्पल ओरिजिन आर्मर क्या होता है। क्या पर्पल ओरिजिन आर्मर? सुनते ही लुओ यूलिंग का सुंदर चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे पर्पल ओरिजिन कवच के बारे में कैसे पता नहीं था? यह एक रक्षात्मक कवच था जो क्षति को भी परावर्तित कर सकता था। मूल रूप से वह वास्तव में इन वूमिंग को दबा सकती थी और मार सकती थी, लेकिन अगर दूसरे पक्ष के पास ऐसा दुर्लभ स्पिरिट ट्रेजर होता तो स्थिति बहुत प्रतिकूल होती। 20 के दशक से मदद लेने के लिए छिप पर वापस जाएं। लुओ यूलिंग ने इस विधि के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने यह भी सोचा कि आगे पीछे जाने में बहुत अधिक समय लगेगा और ये वूमिंग शायद एक बैरन माउंटेन से भाग जाएगा। इसके अलावा वह अपनी बहन का बदला अपनी ताकत से लेना चाहती थी। होली मेरन लुओ, यद्यपि इस टावर मास्टर का आपके साथ लेन देन समाप्त हो गया है, तभी यह मुझे आपको एक और स्वर्गीय रहस्य बताने से नहीं रोकता है। उस इन वूमिंग की पर्पल ओरिजिन कवच की कमजोरी उसके बाएं टखने पर है। क्या? लुओ यूलिंग ने एक बार फिर आश्चर्य से अनियंत्रित आंख भरी। उसकी खूबसूरत आंखें यांग फैन पर टिकी हुई थी। सर, आपने तो पर्पल ओरिजिन कवच की कमजोरी का भी पूर्वानुमान लगा लिया था, और वह भी कुछ ही सांसों में। कुछ ही समय में दूसरे पक्ष ने न केवल इन वूमिंग के स्थान का पूर्वानुमान लगाया, बल्कि बैंगनी मून कवच और यहाँ तक कि इसकी कमजोरी का भी पता लगा लिया। ये कैसा गहन विशेषज्ञ था? स्वर्गीय रहस्य अतः है, लेकिन क्या इस गहन विशेषज्ञ के सामने इच्छानुसार स्वर्गीय रहस्यों का अवलोकन किया जा सकता है? लुओ यूलिंग के बेहद हैरान चेहरे को देखते हुए यांग फैन का चेहरा शांत और उदासीन था। वह बस हाथ पीछे करके खड़ा रहा और उदासीनता से बोलता रहा, होली मेरन लुओ, जल्दी जाओ और जाओ। अगर तुम बहुत देर कर दोगे तो मुझे डर है कि होली मेरन लुओ को इस टावर मास्टर के साथ यहाँ और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि इन वूमिंग की लोकेशन फिर से पता चल सके। धन्यवाद सर। लुओ यूलिंग ने बार-बार फिर से धन्यवाद में सिर झुकाया। फिर सचमुच और अधिक देर तक नहीं रुका, तेजी से प्रेग्नोसिस ओवर से बाहर, टियानयांग सिटी से बाहर और सीधे एक बैरन माउंटेन्स की ओर बढ़ गया। रुको, बहन अभी तुम्हारा बदला लेगी। ... एक बैरन माउंटेन्स, जंगल की गहराई में एक साधारण इमोटो केव के अंदर एक भयावह युवक जिसका चेहरा काफी डरावना था, खून से लथपथ एक तालाब में पालथी मारकर बैठा हुआ था और चुपचाप खेती कर रहा था। उसका नाम यिन वूमिंग था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब से खून की कुंड में पालथी मारकर बैठा था। कुंड का ताजा खून लगातार उसकी आंखों में समा रहा था और लगभग तलहटी तक पहुंच गया था। इस बिंदु पर यिन वूमिंग ने अंततः अपनी आंखें खोली। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, मैं स्वर्गीय उत्पत्ति के 8वें चरण तक पहुंचने से बस थोड़ा सा पीछे हूँ।
ऐसा लगता है कि मैं केवल कल्टिवेटर्स का शिकार करना और ताज़ा खून इकट्ठा करना जारी रख सकता हूँ। ये सोचते हुए इन वुमेन के मन में भी एक आकृति उभरी। ये सब उस बेचारी औरत की गलती है। अगर उसने इतना जोर न लगाया होता तो मैं बहुत पहले ही कल्टिवेटर रक्त इकट्ठा कर लेता, जिससे मैं ब्रेक थ्रू तक पहुंच जाता, स्वर्गीय उत्पत्ति के 8वें चरण तक या यहाँ तक कि 9वें चरण तक भी। हालांकि अगले ही पल स्पिरिट ट्रेजर के बारे में सोचते हुए जो उसने उस समय बना हुआ था, यंग वुमन तुरंत खुशी से झूम उठा। हे लुओ यूलिंग, पर अब बात बिल्कुल अलग है। अब मुझे तुमसे छिपने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत मैं वास्तव में आपके अकेले मेरे दरवाजे पर आने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मैं आपकी ताज़ा खून का उपयोग कर सकता हूँ तो मुझे डर है कि मैं तुरंत स्वर्गीय उत्पत्ति के 8वें चरण में जा सकता हूँ। हालांकि जैसे ही इन वुमन के विचार उभरे, उसने उस साधारण इमॉर्टल केव से धार सुनी जहाँ वो छिपा हुआ था। इसके तुरंत बाद इमॉर्टल केव से अकल्पनीय उफंती किलिंग इंटेंस से भरी एक उग्र गर्जना आई। जानवर, तूने मेरी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाया है। आज मैं तेरे खून का कर्ज खून से चुकाऊंगा। यह आवाज इन वुमन के लिए बहुत परिचित थी। वह इसे बिल्कुल भी गलत नहीं सुन सकता था। लुओ यूलिंग। यद्यपि वह मानता था कि अब उसे लुओ यूलिंग से डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसे कल्पना करना कठिन लगता था कि जब वह एक बैरन माउंटेन्स में छिपा हुआ था और कोई भी उसके ठिकाने के बारे में नहीं जानता था, तो उसने उसे कैसे ढूंढ लिया। लेकिन भले ही उसे कल्पना करना कठिन लगा हो, लेकिन जब वह इमॉर्टल केव से बाहर निकला तो उसका सामना वास्तव में चीशा की संत लुओ यूलिंग से हुआ, जो किलिंग इंटेंस से भरी हुई थी। लुओ यूलिंग, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? अब तक मैं बहुत सावधान रहा हूँ, कभी भी अपना ठिकाना जाहिर नहीं किया। जानवर, स्वर्ग के जाल में बड़े बड़े जाल हैं, पर उसमें से कुछ भी नहीं निकल पाता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमेशा के लिए बच निकल सकते हो? भले ही आपने अपना स्थान उजागर नहीं किया हो, फिर भी राइचस पाथ के गहन विशेषज्ञ होंगे जो सीधे आपके छिपने के स्थान का खुलासा कर देंगे। क्या गहन विशेषज्ञ खुलासा है? बकवास। यंग वुमन ने उपहास किया। क्या बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उसे उसके छिपने की जगह मिल गई? किसी बड़े विशेषज्ञ को क्यों बुलाना? तो क्या आपके महान विशेषज्ञ ने आपको बताया कि मैं अब पहले से भिन्न हूँ, इसलिए आज ही आपकी मृत्यु का दिन होगा? क्या आपके सम्मानित विशेषज्ञ ने आपको बताया है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा और इसलिए आज केवल आपकी मृत्यु का दिन होगा? यंग वुमन भयावहता से मुस्कुराया। वर्तमान में उसके पास स्पिरिट ट्रेजर वायलेट ओरिजिन कवच था। क्या यह महिला अब भी सोच सकती है कि वह एक चूहा है जो उसके सामने आने पर केवल अपना सिर अपने हाथों में लेकर भाग सकता है? हालांकि जैसे ही यंग वुमन इतने आत्मविश्वास से भर गया, लुओ यूलिंग जो उसे देख रहा था ने अचानक अपने होठों के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई। आपकी तथाकथित मेरे का मतलब सिर्फ यह है कि आपके पास एक अतिरिक्त वायलेट ओरिजिन कवच है। क्या तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास वायलेट ओरिजिन कवच है? यंग वुमन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। पिछले क्षण का आत्मविश्वास और उपहास तुरंत गायब हो गया। वायलेट ओरिजिन कवच कुछ ऐसा था जिसे उसने अभी हासिल किया था। उसका सबसे बड़ा तुरुप का पता लुओ यूलिंग को कैसे पता चल सकता था? स्वर्ग के जाल में बड़े बड़े जाल हैं, पर वह किसी को पार नहीं होने देता। हे प्रभु, तूने कितने ही जीवों को हानि पहुंचाई है, आज तो अवश्य मरेगा। लुओ यूलिंग के खूबसूरत चेहरे पर हत्या की मंशा उभर आई। वह यंग वुमन को खत्म करने और स्वर्ग में अपनी बहन की आत्मा के लिए बलिदान देने के लिए अधीर थी। उसी समय लुओ यूलिंग की प्रबल हत्या की मंशा को महसूस करते हुए भले ही वह इस बात से हैरान था कि उसे कैसे पता था कि उसके पास वायलेट मूल कवच है, यंग वुमन ने खुद को तुरंत शांत करने के लिए मजबूर किया। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप मेरे वायलेट ओरिजिन कवच के बारे में कैसे जानते हैं, लेकिन अगर आप जानते भी हैं तो क्या होगा? आप वायलेट मूल कवच को नहीं तोड़ सकते, इसलिए आज आपकी मृत्यु का दिन है। वायलेट ओरिजिन कवच पर भरोसा करते हुए भले ही उसकी अपनी ताकत लुओ यूलिंग की तुलना में कम थी, यंग वुमन आत्मविश्वास से भरा था। उसने हमला करने की पहल भी की। हालांकि वह नहीं जानता था कि लुओ यूलिंग न केवल जानता था कि उसके पास वायलेट ओरिजिन कवच है, बल्कि वह इस शीर्ष स्तरीय रक्षात्मक स्पिरिट ट्रेजर की कमजोरी को भी जानता था। बिजली की एक चमक के साथ लुओ यूलिंग की ब्लेड की रोशनी नीचे गिर गई। ऐसा लग रहा था कि यंग वुमन के सिर पर निशाना साधा गया था, लेकिन वास्तव में यह अचानक उसके बाएं टखने की ओर मुड़ गया। इस अचानक कदम से यंग वुमन को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं मिला। जब तक वो प्रतिक्रिया करता तब तक उसके बाएं टखने में तेज दर्द पूरे शरीर में फैल चुका था। यहाँ तक कि उसका तुरुप का पत्ता शार्प वेपन वायलेट ओरिजिन कवच तुरंत बेकार हो गया। वो दयनीय स्थिति में जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से दर्दनाक दहाड़ गूंजने लगी। लेकिन इसकी तुलना यंग वुमन के दिल में व्याप्त निराशा और पीड़ा से नहीं की जा सकती। ये कैसे हो सकता है? आप मेरे बैंगनी मूल कवच की कमजोरी कैसे जान सकते हैं? प्रत्येक वायलेट ओरिजिन कवच की कमजोरी पूरी तरह से अलग थी। हालांकि लुओ यूलिंग की चलपूर्ण रणनीति ने अभी स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह पहले से ही उसके वायलेट ओरिजिन कवच की कमजोरी जानती थी। लेकिन यह असंभव था। स्वयं स्वामी के अलावा कोई और इस वायलेट ओरिजिन कवच की कमजोरी का स्थान कैसे जान सकता है? नीचे यंग वुमन को देखते हुए जो जमीन पर लेटा हुआ था, लुओ यूलिंग की खूबसूरत चेहरे पर अभी भी हत्या की मंशा और उदासीनता दोनों झलक रही थी। बेशक इसमें उपहास का भी भाव था। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक विशेषज्ञ ने मेरी मदद की, न केवल आपको ढूंढने में बल्कि यह जानने में भी कि आपके पास वायलेट ओरिजिन कवच है और उसकी कमजोरी क्या है। शुरू से ही तुम्हें मरने के लिए अभिशप्त किया गया था, लेकिन तुम इतने मूर्ख थे कि तुम्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ। यंग वुमन अच्छी तरह जानता था कि इस समय लुओ यूलिंग को उसे धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये तो हो ही सकता है कि उसने जो कुछ कहा वो सब सच हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे इससे नफरत है। आप ऐसे अलौकिक विशेषज्ञ से सहायता क्यों प्राप्त कर सकते हैं? लुओ यूलिंग अब यंग वुमन की चीखें सुनने में बहुत आलसी थी, इसलिए उसने सीधे अपना ब्लेड नीचे लाया, उसका सिर काट दिया और उसे आंखों से ओझल होकर मरने के लिए छोड़ दिया। और यह अंत नहीं था। इसके तुरंत बाद जैसे कि वो अपनी भड़ास निकाल रही हो, उसने निर्दयतापूर्वक यंग वुमन की लाश पर वार करना जारी रखा, एक भयावह भाव के साथ, एक के बाद एक वार। यो, क्या तुम देख रहे हो? मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। यो, मैंने इस जानवर को पहले ही काट डाला है। 1000 टुकड़ों में कटकर टुकड़े टुकड़े होकर तुम चैन से आराम कर सकते हो। मानो दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालते हुए लुओ यूलिंग ने पूरे 15 मिनट तक अपनी तलवार घुमाई और फिर जमीन पर गिर पड़ी, मानो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। अंततः अपनी बहन का बदला लेते हुए उसके दिल पर लंबे समय से लगता हुआ एक बड़ा पत्थर हट गया। इसके बाद लुओ यूलिंग अपनी स्वयं की साधना पथ पर आगे बढ़ सकती है और निश्चित रूप से मुझे सर को अच्छी तरह से चुकाना होगा। हालांकि वह पहले ही ग्लेज़ व्हिप की कीमत चुका चुकी थी, लेकिन अपना महान बदला पूरा होने के बाद लुओ यूलिंग को लगा कि उसने जो कीमत चुकाई वो पर्याप्त नहीं थी। भले ही सर एक पारलौकिक विशेषज्ञ हो जिन्हें सांसारिक संपत्तियों से कोई सरोकार न हो, फिर भी उसे सर की अन्य तरीकों से सहायता करने का कोई रास्ता अवश्य खोजना होगा। ये सोचकर लुओ यूलिंग उठकर एक बैरन माउंटेन्स को छोड़कर चला गया। जहां तक यंग वुमन की लाश का सवाल है, वह ऐसे परेशान नहीं होगी। ऐसे पशु को मरने पर भी पूरी तरह से मृत नहीं होना चाहिए, उसे जंगल में खुला छोड़ दिया जाए और जंगली कुत्तों से नोचा जाए। सर, मैं यहाँ हूँ। एक बैरन माउंटेन्स को छोड़कर लुओ यूलिंग चीशा से एक पर वापस नहीं आया, बल्कि तुरंत डायरेक्शन टॉवर पर आ गया। इस समय लुओ यूलिंग के चेहरे पर अब वो सामान्य ठंडा, उदासीन और बर्फीला भाव नहीं था। खासकर जब उसने यांग फैन का फिगर देखा तो उसके खूबसूरत चेहरे पर एक दुर्लभ कोमल और सम्मानजनक मुस्कान उभर आई। बधाई हो होली मेरे लुओ, आपकी बहन का महान बदला आखिरकार लिया गया। उसके हाव-भाव देखकर यांग फैन को पता चल गया कि उसने यंग वुमन को सफलतापूर्वक मार डाला है। ये समझ में आया, उसने सब कुछ इतनी स्पष्टता से अनुमान लगा लिया था कि यदि लुओ यूलिंग अभी भी यंग वुमन को नहीं मार सकता था, केवल यही कहा जा सकता है कि वह क्रिम्सन फर्मामेंट एक्सेंटेस बेकार थी। हालांकि परिणाम से पता चला कि वो स्पष्ट रूप से उस तरह की बेकार व्यक्ति नहीं थी। ये सब सर के मार्गदर्शन का फल है, वरना बदला तो दूर मैं खुद भी मर जाता। लुओ यूलिंग बार बार बोला।
सर, वह चमकदार चाबुक आपकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए काफी नहीं है। सर, आप जो भी चाहें, जब तक वह मेरे पास है, मैं उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करूंगा। लुओ यूलिंग उत्साह से करीब झुकी। यांगफैन के सामने उसकी सुंदर आकृति स्पष्ट होती जा रही थी, यहाँ तक कि क्योंकि वह थोड़ा झुकी थी, यांगफैन की कोण से वह 2 चमकदार सफेद टीले भी देख सकता था। क्या यह महिला जानबूझकर ऐसा कर रही है? महोदय, मानो यांगफैन की असामान्य प्रतिक्रिया को देखते हुए लुओ यूलिंग ने यांगफैन की निगाहों का अनुसरण किया और खुद को देखा। जब उसने देखा कि यांगफैन क्या देख रहा है, तो उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका नाजुक शरीर तुरंत पीछे हट गया। अतीत में लुओ यूलिंग की मुस्कुराहट दुर्लभ थी और शर्मीली अभिव्यक्ति केवल सपनों में दिखाई देती थी। इस स्थिति ने यांगफैन को यह एहसास कराया कि एक पारलौकिक विशेषज्ञ के रूप में उनकी छवि काफी अनुचित थी। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपना गला साफ किया, वे अपनी छवि बचाने के लिए कुछ कहना चाहते थे। जैसे ही उसका नाजुक शरीर हिलने लगा, लुओ यूलिंग की शर्मीली आवाज अचानक और धीरे से गूंज उठी। सर, यूलिंग ने कहा कि जब तक ये यूलिंग के पास है, वह किसी भी चीज के लिए संकोच नहीं करेगी। अगर सर सचमुच ऐसा चाहते हैं तो यूलिंग मना नहीं करेगी, लेकिन यूलिंग के पास कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वह केवल सर को ही उसका मार्गदर्शन करने दे सकती है। जब तक उसने बोलना समाप्त किया, लुओ यूलिंग का छोटा सा चेहरा लगभग जमीन को छूने लगा था। उसका सुंदर चेहरा आग की तरह जल रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका पूरा शरीर बेचैन सा महसूस कर रहा था। लुओ यूलिंग को यह भी नहीं पता था कि वह ये सब दयालुता का बदला चुकाने के लिए कर रही थी या वह पागल हो गई थी। उसने सचमुच ऐसा ही कुछ कहा था। क्या यह महिला गंभीर है? यांगफैन का मन उत्तेजित हो गया। क्या यह हो सकता है कि होली मेडन लुओ गंभीर था? क्या इसका मतलब यह था कि अब जब तक वह सिर हिलाता रहेगा, वह जो चाहे कर सकता है? उसने चुपके से निकल लिया और यद्यपि वह बहुत अधिक प्रलोभन था, फिर भी अंततः उसने उस तकनीय विचार को दबा दिया। वह ऐसा घोड़ा नहीं था जो अपने निश्चय शरीर से सोचता हो। इसके अलावा यदि उन्होंने सचमुच ऐसा किया, तो एक पारलौकिक विशेषज्ञ के रूप में उनकी छवि आसानी से ध्वस्त हो जाएगी। वहाँ बहुत सारी परेशानियां थी और उसे यह महिला पसंद नहीं थी। अतः अंत में यांगफैन ने केवल उदासीनता से बात की। होली मेडन लुओ, टाओ मास्टर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, लेन देन समाप्त हो गया है। इसके अलावा दयालुता का बदला चुकाने के लिए भी ऐसा कुछ न करना ही बेहतर है जिससे आपका अपमान हो। अगर होली मेडन लुओ को सचमुच बुरा लगता है, तो बस कुछ ग्राहकों को मुझसे मिलवा दो। हाँ हाँ, सर बिल्कुल सही है। लुओ यूलिंग ने बार बार सिर हिलाया। वास्तव में इस समय उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके शब्द और कार्य अभी बहुत पागलपन भरे थे। यहाँ तक कि दयालुता का बदला चुकाने के लिए भी वह खुद को नहीं बेच सकी। बस किसी कारण से लुओ यूलिंग को अभी भी थोड़ी सी हानि का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने आगे कोई जांच नहीं की और तुरंत ही प्रोग्नोसिस टावर को छोड़ दिया। उसका महान बदला लिया गया था और उसे खेती करने के लिए चीशा सेट पर वापस जाने की जरूरत थी। जहाँ तक दयालुता का बदला चुकाने की बात है, जैसा कि सर ने कहा था, वह आमतौर पर उपयुक्त नए ग्राहकों पर नजर रखने में उनकी मदद करती थी। लुओ यूलिंग को जाते देख यांगफैन ने तुरंत उत्सुकता से अपने खाते की शेष राशि की जांच की। अभी 62 है, 100 तक पहुंचने के लिए केवल 3800। कुछ समय पहले तक वह अभी भी एक अंकों में प्रोग्नोसिस वैल्यू कमा रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से एक बार जब उनका व्यवसाय बढ़ गया तो ये तेजी से बढ़ा। वास्तव में बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी लाइन डालने का उनका मूल विचार बिल्कुल सही था। इसके बाद उसे बस उन ग्राहकों के अपने दरवाजे पर आने का इंतजार करना था। टिनयांग सिटी को छोड़कर लुओ यूलिंग चीशा सेक पर वापस जाने के लिए रवाना हुआ, और जब वह गई थी उसके विपरीत चीशा सेक में वापस आने पर लुओ यूलिंग की अभिव्यक्ति और आचरण पहले से पूरी तरह विपरीत थे। अब उसका चेहरा 15 फीट से भरा हुआ ठंडा नहीं था, बल्कि उसकी जगह उसने वह युवा ऊर्जा प्राप्त कर ली थी जो उसकी उनके एक स्वर्गीय सूर्य में होनी चाहिए। इसलिए लुओ यूलिंग की वापसी देखने वाले कई डिसाइपल्स आश्चर्यचकित रह गए। सेंटेंस को क्या हुआ? उसके चेहरे के भाव पहले से बिल्कुल अलग क्यों है? ये सेंटेंस का असली रूप है। इससे पहले की ठंडी अवस्था सामान्य नहीं थी। नहीं, सेंटेंस के चेहरे के भाव अभी भी पहले से थोड़े अलग हैं। लगता है इसमें एक अवर्णनीय खुशी की झलक जुड़ गई है। लुओ यूलिंग पूरे रास्ते अपने सेंटेंस हॉल के पास लौट आया और इस प्रक्रिया के दौरान रास्ते में एल्डर ने भी उसके भावनात्मक परिवर्तन को देखा। इससे एल्डर उत्सुक हो गया और आगे बढ़ा। यूलिंग, क्या तुम्हें हुआ? वह जानती थी कि लुओ यूलिंग हमेशा से ही घृणा और दर्द में डूबा रहा था और खुद को इसे बाहर निकालने में असमर्थ था, लेकिन अचानक ऐसा कैसे लगने लगा कि वह इससे बाहर आ गई है। लुओ यूलिंग स्पष्ट रूप से इस जिज्ञासु महिला एल्डर से बहुत परिचित था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छिपाया। किंग एल्डर, मैंने अपनी घोर नफरत का बदला ले लिया है। मैंने आखिरकार उस डेमोनिक जानवर को मार गिराया। तो यह ऐसा है यूलिंग, बधाई हो। किंग एल्डर बहुत उत्साहित था। उस घृणा में डूबे हुए को देखकर उसका स्वभाव बहुत बदल गया। वह वास्तव में बहुत व्यथित हो गई। उसे केवल इस बात का अफसोस था कि उसके पास शक्ति थी, लेकिन वह लुओ यूलिंग का बदला लेने के लिए डेमोनिक जानवर नहीं ढूंढ सकी। अब लुओ यूलिंग ने वास्तव में अपनी ताकत से अपना बदला ले लिया था, जिससे स्वाभाविक रूप से वह बहुत खुश हुई। इसके अलावा अपनी ताकत के माध्यम से खुद का बदला लेना भी उसके लिए उस घृणा और दर्द से उभरने का सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए, है ना? चूंकि दोनों पक्ष आश्चर्यचकित थे, इसलिए लुओ यूलिंग को भी एहसास हुआ कि किंग एल्डर की वर्तमान स्थिति थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। इससे वह असमंजस में पड़कर उत्तरार्ध से पूछने लगी, किंग एल्डर, कुछ हुआ है क्या? इस टिप्पणी से स्पष्टता आहत होकर किंग एल्डर का चेहरा गंभीर हो गया और वह बोलने में झिझकने लगी। यूलिंग, मेरे चीशा सेक के डिसाइपल के रूप में आपको वास्तव में पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। दरअसल मेरा चीशा सेक अब खतरे में है। क्या किंग एल्डर, इसका क्या मतलब है? मेरा चीशा सेक अचानक खतरे में कैसे पड़ सकता है? लुओ यूलिंग की भावनाएं अचानक उत्तेजित हो गई। यूलिंग, मेरी बात धीरे से सुनो। आपको पता होना चाहिए कि सेक मास्टर हमेशा एकांत साधना में रहा है, लेकिन हाल ही में इमॉर्टल केव में अचानक एक विसंगति उत्पन्न हुई जहां सेक मास्टर एकांत साधना में था। कोई विसंगति हुई? क्या इसका मतलब यह नहीं कि सेक मास्टर एकांतवास से बाहर आने वाला है? यह अच्छी बात है, इसमें खतरा कैसे हो सकता है? हमने ये भी सोचा कि यह संभवतः इस बात का संकेत था कि सेक मास्टर एकांतवास से बाहर आने वाला था, इसलिए हम खुश थे। हालांकि हमने पूरे 2 दिन तक इंतजार किया, लेकिन अभी भी सेक मास्टर से कोई हलचल नहीं हुई। जब हम सभी सेक मास्टर के एकांत साधना स्थल इमॉर्टल केव की ओर दौड़े, तो हमने देखा कि सेक मास्टर वास्तव में इमॉर्टल केव के अंदर बेहोश हो गया था। क्या सेक मास्टर को आखिर क्या हुआ? यूलिंग, सेक मास्टर पहले ही जाग चुका है, लेकिन वह बहुत कमजोर है और उसने हमें यह भी बताया कि उसने अपनी साधना में गलती की है। उसे हार्ट डैमेज का नुकसान हुआ है और शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दरार, ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे लुओ यूलिंग के पीछे अचानक बजी कौन गई हो। वही कैसे नहीं समझ सकी कि चीशा सेक को वास्तव में क्या खतरा था। यदि सेक मास्टर अचानक मर जाता है तो उसका चीशा सेक अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति खो देगा। तो क्या चीशा सेक एक मोटी भेड़ के समान नहीं होगा जो दूसरों की दया पर निर्भर है तथा विभिन्न ताकतों के ध्यान के अधीन है? उस समय ये सिर्फ खतरा नहीं बल्कि विलुप्ति होगी। किंग एल्डर, क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या सेक मास्टर बस इसी तरह बेबस होकर मौत का इंतजार कर सकता है? किंग एल्डर ने सहायता से अपना सिर हिलाया। वास्तव में उन्होंने पहले ही अनगिनत तरीके आजमा लिए थे, लेकिन सभी बेकार थे। यदि कोई रास्ता होता तो वे ऐसी स्थिति को यूं ही कैसे देखते रहते? घबराहट में अचानक लुओ यूलिंग के दिमाग में एक आकृति उभरी। ये सही है, मेरे पास है। किंग एल्डर, मेरे पास एक तरीका है, मैं निश्चित रूप से सेक मास्टर बचा सकता हूँ। लुओ यूलिंग बार बार उत्साह से बोला। इस स्थिति ने तुरंत किंग एल्डर की आंखें चौड़ी कर दी। वह केवल ये सोच रही थी कि क्या उसने लुओ यूलिंग को गलत समझा था। यूलिंग, तुमने क्या कहा? किंग एल्डर, मैंने कहा था कि मेरे पास सेक मास्टर बचाने का एक तरीका है।
यूलिंग, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम इस बारे में बकवास नहीं कर सकते। किंग एल्डर, यकीन मानिए, ये बिल्कुल सच है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर गारंटी देता हूँ कि मैं सेक्ट मास्टर जरूर बचा सकता हूँ। लुओ यूलिंग का आत्मविश्वासपूर्ण आश्वासन यद्यपि किंग एल्डर के लिए अविश्वसनीय था, फिर भी उसने उसे विश्वास करने के लिए मजबूर किया। वह लुओ यूलिंग के चरित्र को जानती थी, वह कभी भी ऐसे महत्वपूर्ण मामले के बारे में बकवास नहीं करेगी। तो क्या यह हो सकता है कि उसके पास सचमुच कोई रास्ता था? यूलिंग, मेरे साथ आओ, चलो साथ में सेक्ट मास्टर देखें। शीशा सेक्ट के अंदर एक भव्य हॉल में, जहां सामान्य डिसाइपल के लोगों पर चलना वर्जित था। स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर उच्च सीट पर बैठा था, जिसके दोनों ओर कई उच्च रैंकिंग वाले शीशा सेक्ट सदस्य थे। ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर का चेहरा काफी पीला था। उनकी संपूर्ण की हुई एक विशिष्ट शक्तिशाली साधक की रात से दीर्घ प्रवाहित आभा के समान नहीं थी। इसके बजाय ये कमजोरी की स्थिति की तरह था, मानो उसका तेल सूख रहा हो और उसका दीपक बुझने वाला हो। इस समय इन उच्च रैंकिंग वाले शीशा सेक्ट सदस्यों को पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सेक्ट मास्टर ने अपनी साधना में गलती की थी, जिसके कारण उसे हार्ड डेमन की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सेक्ट मास्टर निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगा, और जब वो समय आएगा तो पूरा शीशा सेक्ट खतरे में होगा। यूलिंग, क्या तुमने जो कुछ भी कहा वो सच था? अचानक किंग एल्डर ने उत्साहित होकर पूछा। हालांकि वो यूलिंग ने अभी पूरी स्थिति को शुरू से अंत तक स्पष्ट रूप से समझाया था। हालांकि इसे याद करने पर यह अभी भी अविश्वसनीय लगता है। किंग एल्डर, सभी एल्डर और सेक्ट मास्टर, यूलिंग ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है, एक भी झूठ नहीं। लुओ यूलिंग का गंभीर आश्वासन सुनकर किंग एल्डर के चेहरे पर उत्साह झलकने लगा। वह ऊंची सीट पर बैठी कुछ कमजोर स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर की ओर देखने के लिए मुड़ी। सेक्ट मास्टर, अगर यह मामला है तो शायद आपके पास सेक्ट मास्टर सचमुच बचने का मौका है। हालांकि इससे पहले कि स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर उत्तर दे पाता, दूसरी ओर मोटी भौं और बड़ी आंखों वाला एल्डर पहले बोल पड़ा। रुको किंग एल्डर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बीत चुका है? स्वर्गीय रहस्यों की गणना करने में सक्षम इतना कल्पनीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ एक छोटे से टियानयांग सिटी में कैसे छिपा हो सकता है? यह किंग एल्डर अवाक रह गया। सचमुच सोचने पर उसे यह कुछ संदिग्ध लगा। इसे लुओ यूलिंग से सहन करने में असमर्थ हो गया। डिवाइन कैलकुलेशन टावर का मिस्टर उसका उपकारक है। उसने उस खूनी झगड़े का सच्चा बदला लिया था जिसका बदला वो नहीं ले पाई थी, और यह सब उसकी चमत्कारी गणनाओं की बदौलत हुआ। वह दूसरों को इतनी आसानी से उसका अपमान करने की अनुमति कैसे दे सकती थी? एल्डर को उस समय का हर दृश्य ऐसा था जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर को लगता हो कि मैं सेक्ट मास्टर को धोखा देने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत करूंगी? लुओ यूलिंग ने उत्साह से उत्तर दिया। यह सेंटर्स स्वाभाविक रूप से बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत नहीं करेगा, लेकिन शायद सेंटर्स को धोखा खा गया। ये सुनकर लुओ यूलिंग को एहसास हुआ कि वो खुद को और अधिक समझा नहीं सकती, इसलिए उसने समझाना बंद कर दिया और सीधे घुटनों के बल बैठ गई। मैं लुओ यूलिंग अपने जीवन की गारंटी देता हूँ कि मिस्टर के साथ बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अगर कोई गलती हुई है तो मैं मौत से प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। होली मेडन लुओ, आप। मैं अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसी समय एक बूढ़े आदमी की आवाज अचानक गूंजी। ठीक है, अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनकी बात सुनो। लेकिन सेक्ट मास्टर, आप। एल्डर को, मुझे भी पता है कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो इसे आखिरी उपाय समझते हैं। चूंकि स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर ने इस तरह बात की थी, इसलिए एल्डर को स्वाभाविक रूप से अब खंडन नहीं कर सकता था। चूंकि सेक्ट मास्टर की इच्छा है, तो कृपया होली मेडन लुओ उस तथाकथित विशेषज्ञ को सेक्ट के पास ले आएं। एल्डर को, हम उसे आमंत्रित करने जा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस सेक्ट मास्टर को व्यक्तिगत रूप से दौरा करना होगा। क्या? लेकिन सेक्ट मास्टर, आप। ठीक है यूलिंग, अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए परेशान करूंगा। अंततः स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर किंग एल्डर, एल्डर को और लुओ यूलिंग के साथ शीशा सेक्ट को छोड़कर टियानयांग सिटी की ओर एक साथ चल पड़े। शेष एल्डर को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और उन्होंने संयुक्त रूप से शीशा सेक्ट की रक्षा की। हालांकि उन्हें नहीं पता होगा कि स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर के अन्य लोगों के साथ चले जाने के बाद एल्डर में से एक ने चुपचाप अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान ला दी। सेक्ट मास्टर, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि किसी यादृच्छिक टूटे हुए विशेषज्ञ को ढूंढ लेने मात्र से आपकी अपरिहार्य मृत्यु बदल सकती है? चिंता मत करो, तुम्हारे जाते ही पूरा शीशा सेक्ट जल्द ही गिर जाएगा। उस समय मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा और शीशा सेक्ट को ठीक से संभाल लूंगा। हाँ। टियानयांग सिटी, क्या ये टियानयांग सिटी है जहां वो विशेषज्ञ रहता है? अपने सामने शहर को देखते हुए स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर बुदबुदाया। लुओ यूलिंग ने बार-बार सिर हिलाया। सेक्ट मास्टर, मिस्टर, इस टियानयांग सिटी के भीतर डिवाइन कैलकुलेशन टावर में है। ओह, और सेक्ट मास्टर, शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन हाल ही में हमारे शीशा सेक्ट का सबसे उत्कृष्ट नया डिसाइपल भी मिस्टर से जुड़ा हुआ है। ओह, स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर ने कहा। ऐसी स्थिति में मुझे इस रहस्यमय एकांतप्रिय विशेषज्ञ से और भी अधिक मिलना होगा। जैसे ही लोगों का समूह टियानयांग सिटी में दाखिल हुआ, एल्डर का चेहरा अभी भी विश्वास से भरा हुआ था। जाहिर है अभी वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि स्वर्गीय रहस्यों की गणना करने में सक्षम कोई भी एकांतप्रिय विशेषज्ञ ऐसे साधारण छोटे से साधना नगर में छिपा होगा। ये तो बस एक धोखाधड़ी का मामला था। यदि स्वर्गीय रहस्यों की भी गणना की जा सके तो वह किस प्रकार का विशेषज्ञ होगा? अंततः फोर जनरल्स डिवाइन कैलकुलेशन टावर के बाहर प्रकट हुआ। लुओ यूलिंग मुस्कुराहट के साथ इमारत में कदम रखने वाली पहली लड़की थी। वह अपने होठों की घुमाव को दबा नहीं पा रही थी। मिस्टर, मैं फिर यहाँ हूँ। डिवाइन कैलकुलेशन टावर के अंदर यांग फैन ने पहले ही लुओ यूलिंग को लोगों को लाते हुए देख लिया था। एक नजर में किंग एल्डर और एल्डर को साधारण लोग नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली साधक थे। जहां तक बीच में बैठे बूढ़े आदमी का सवाल है तो कहने को तो और भी कम था। यह अवश्य ही शीशा सेक्ट का कोई उच्च पदस्थ अधिकारी होगा। ये सेंटर्स वाली लड़की उस जिन चैंग वाली लड़की से भी ज्यादा असरदार है। लौटे ही एक नया क्लाइंट ले आए और इस क्लाइंट की पहचान तो कमाल की है। लगता है इस बार मैं बहुत धन कमा लूंगा। उन्हें अंदर लाओ, यांग फैन ने आदेश दिया और उसके अधीनस्थ तुरंत चले गए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लुओ यूलिंग भी था क्रिम्सन फर्मामेंट सेक्ट सेंटर्स जो पहले ही यांग फैन के साथ व्यापार कर चुका था। तो बहुत जल्दी फोर जनरल्स सभी मुख्य भवन में प्रकट हो गए। फोर जनरल्स को देखते हुए यांग फैन की आंखों के सामने सिस्टम प्रकाश स्क्रीन की एक श्रृंखला दिखाई दी। नाम किंग हेयू, पहचान शीशा सेक्ट एल्डर, साधना डिवाइन एबिलिटी क्षेत्र 7वीं परत, स्थिति स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर की सुरक्षा को लेकर चिंतित। नाम कुचैंग, पहचान शीशा सेक्ट एल्डर, साधना डिवाइन एबिलिटी क्षेत्र 8वीं परत, स्थिति स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर की सुरक्षा को लेकर चिंतित और मेजबान की विशेषज्ञ के रूप में पहचान पर सवाल। नाम यिंग हैंग, पहचान स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर, साधना चांग शेंगरन दूसरा चरण, स्थिति कृति में त्रुटि, हार्ट डेमन की प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी, गंभीर रूप से बीमार, ज्यादा समय नहीं बचा। ये स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर है। यांग फैन को उम्मीद नहीं थी कि स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर भी सीधे आएगा। उन्हें इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर, जो उस समय बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, वास्तव में गंभीर रूप से बीमार था और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। ये क्या ये जानबूझकर किया गया है, मेरी परीक्षा लेने के लिए? अचानक यांग फैन की आंखें चमक उठी। वह पहले ही समझ चुका था कि स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर की स्थिति जानबूझकर बनाई गई होगी। ऐसा होना चाहिए कि लुओ यूलिंग, ये जानते हुए कि सेक्ट मास्टर खतरे में है, स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर को उसके अस्तित्व के बारे में बताया, जो एक एकांतप्रिय विशेषज्ञ था।
वो स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर आधा विश्वास करते हुए आधा संदेह करते हुए अंततः आ गया, और आगमन के समय ही उन्होंने ये छोटी सी चाल चली। वह पहले ही परखना चाहता था कि क्या वह उतना ही चमत्कारी है जितना लुओ योलिंग दावा करता है। यदि वह सचमुच होता तो उसका पर्दाफाश तुरंत हो जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश यद्यपि उनमें साधारण विशेषज्ञ जैसी ताकत नहीं थी, फिर भी उनकी योग्यताएं वास्तविक थी। यांगफैन के चेहरे पर उदासीनता थी। व्यवहार में कोई परिवर्तन किए बिना वह धीरे धीरे बोला, स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर एल्डर किंग एल्डर, इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, कृपया बैठ जाइए। हालांकि यांगफैन के बोलने से पहले सभी लोग शांत थे। जैसे ही उसने ये शब्द कहे वे तीनों तुरंत हिल गए। लुओ योलिंग ने उन्हें बार बार आश्वासन दिया था कि उसने इस डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर से उनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं किया था। फिर भी एक नजर में ही उसने उन तीनों की पहचान सीधे सीधे पहचान ली थी। मिस्टर के पास सचमुच सब कुछ नियंत्रण में है। उसके बदल में लुओ योलिंग ने यांगफैन को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। फिर उसने स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर और अन्य दो को देखा और सक्रिय रूप से उसका परिचय कराया। सेक्ट मास्टर एल्डर किंग एल्डर, ये वह असाधारण विशेषज्ञ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। होली मेरन लुओ मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। मैं कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं हूँ, बस मेरे पास आकाशीय रहस्यों का पूर्वानुमान लगाने की थोड़ी बहुत क्षमता है। ये सुनकर एल्डर को अंततः खुद को रोक नहीं सका। उनकी राय में भले ही लुओ योलिंग उनके साथ मेरी मदद नहीं कर रहा था, तभी यह संभव था कि इस व्यक्ति ने किसी तरह कहीं न कहीं उनकी पहचान जान ली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक कमजोर व्यक्ति स्वर्गीय रहस्यों की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। बिल्कुल संभव। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर में आकाशीय रहस्यों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होगी। फिर मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस्टर को पहले से ही पता है कि मैं आज मिस्टर से मिलने क्यों आया हूँ। कुछ ने जानबूझकर अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित कर लिया। वह तथाकथित भविष्यवाणी की कुछ ऐसी विधियों को जानता था जो वास्तव में भ्रामक थी। ये तो बस कुछ अस्पष्ट बयान थे, लेकिन अब उन्होंने अपना ध्यान सीधे अपने ऊपर केंद्रित कर लिया था। यदि ये डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर उसके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करता, चाहे वह वास्तविक हो या नकली, तो वह निश्चित रूप से एक तक होगा। उसके अलावा स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर और यहाँ तक कि किंग एल्डर को भी कुछ का इरादा समझ आ गया। उन्होंने उसे रोका नहीं, बल्कि चुपचाप देखते रहे। यदि इस डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर में सचमुच वे योग्यताएं होती जिनके बारे में लुओ योलिंग ने बताया था, तो वह ऐसी स्थिति में धोखा नहीं खाता। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि यह डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर आगे क्या जवाब देगा। एल्डर को क्यों आया है, क्या कारण उसकी ठीक बदल में नहीं है। सेक्ट लीडर यिंग, आपकी साधना गड़बड़ा गई है और आपको हार्ट डेमन का प्रतिकूल प्रभाव झेलना पड़ा है। आपकी हालत गंभीर है और अगर यही हाल रहा तो आपके दिन शायद गिने चुने रह गए हैं। इन दो सरल वाक्यों ने कुचैंग को तुरंत पूरी तरह से चौंका दिया। पहले तो वह इसे अन्य कारणों से समझा सकते थे, लेकिन अब क्या। सेक्ट मास्टर के हार्ट डेमन के हमले और गंभीर हालत, ये बात उनमें से कुछ ही लोगों को पता थी। दूसरे पक्ष को कैसे पता चला। क्या यह हो सकता है, ये वास्तव में एक असाधारण विशेषज्ञ है जो स्वर्गीय रहस्यों की भविष्यवाणी कर सकता है। अब अपने हृदय की कंपन को दबा न पाने के कारण कुचैंग ने सीधे यांगफैन को गहरा झुककर गंभीर सलामी दी। कुचैंग ने श्रीमान की परीक्षा लेने की स्वतंत्रता ली। कृपया मुझे क्षमा करें श्रीमान। जब तक मिस्टर सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी सजा हो, कुचैंग को कोई शिकायत नहीं होगी। इस समय यांगफैन का सामना करते हुए कुचैंग पहले से ही पूरी तरह से दूर में अपना आसन जमा चुका था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह आत्महीनता महसूस कर रहा था, बल्कि इसलिए कि उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष सेक्ट मास्टर को बचाने में सक्षम हो सकता है। 19 पेनल ने अभी जो परिचय दिया था उससे ही स्पष्ट था। इस कुचैंग ने वास्तव में स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर को महत्व दिया। 17 वर्षीय की अचानक अत्यंत विनम्र मुद्रा को देखकर 18 वर्षीय ने कोई खुशी या दुख नहीं दिखाया। वह केवल उदासीनता और धीरे धीरे बोल रहा था, एल्डर को इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो हमेशा बिजनेस ही चलता है। चाहे वो परीक्षण हो या संदेह, जब तक कीमत चुकाई जा सकती है तब तक किसी भी चीज का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, कृपया निश्चिंत रहें श्रीमान। कुचैंग ने बार बार सिर हिलाया, ये जानते हुए कि इसे संभालना आसान होगा क्योंकि दूसरा पक्ष उससे नाराज नहीं था। इससे पहले यांगफैन ने सबसे पहले प्रोग्नोसिस वैल्यू पर नजर डाली, जो स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर को उसके पूर्वानुमान में मदद करने के लिए आवश्यक था। 50 प्रोग्नोसिस वैल्यू बसे से ही यांगफैन की अभिव्यक्ति बदल गई। हे भगवान, ये कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आया आखिरकार ये स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर के जीवन को बचाने के बारे में था। स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर दीर्घायु के दूसरे क्षेत्र का एक पावर हाउस था, जो कि त्यालेवान के पीक पर स्थित लुओ योलिंग से कहीं अधिक था, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। तो यह इस बात पर निर्भर करता था कि क्या स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर इस प्रोग्नोसिस वैल्यू के लायक कुछ पैदा कर सकता है। श्रीमान, मुझे आश्चर्य है कि क्या इस 7 सितारा तलवार श्रीमान को मेरे लिए भविष्यवाणी करने की अनुमति दे सकती है। स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर भी निर्णायक था। घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें यांगफैन के असाधारण स्वभाव पर विश्वास दिला दिया था। बिना किसी देरी के उसने तुरंत एक चमकदार बहती हुई दिव्य तलवार निकाल ली। मीडियम ग्रेड पृथ्वी ग्रेड खजाना 7 सितारा तलवार 100 प्रोग्नोसिस वैल्यू के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट से ऊपर स्पिरिट ट्रेजर है, स्पिरिट ट्रेजर से ऊपर अर्थ ग्रेड वेपन है और पृथ्वी ग्रेड खजाना अर्थ ग्रेड वेपन से भी ऊपर है। इसके अलावा यह 100 प्रोग्नोसिस वैल्यू सिर्फ एक 3 अंकों की संख्या नहीं थी। स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर ने सीधे 7 सितारा तलवार निकाली, जिससे तीनों चौंक गए। ये 7 सितारा तलवार बहुत मूल्यवान थी। जब उन्होंने सोचा कि यह सब 15 साल के बच्चे के जीवन के बदले में लिया जा सकता है, तब वे शांत हुए। जहां तक यांगफैन की बात है, तो ये 7 सितारा तलवार उसे सीधे पूरे 50 प्रोग्नोसिस वैल्यू का मूल्य अंतर दिला सकती थी। वह कैसे मना कर सकता था। अगर सेक्ट लीडर यिंग तैयार है तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सब कुछ मिस्टर की शक्ति पर निर्भर करता है। स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर ने तुरंत 7 सितारा तलवार सौंप दी। यद्यपि यह 7 सितारा तलवार कीमती थी, लेकिन उसके अपने जीवन की तुलना में यह बिल्कुल भी उल्लेख करने योग्य नहीं थी। यदि वह नष्ट हो गया तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। यांगफैन ने 7 सितारा तलवार ले ली और उसे सीधे बदलते समय उसे दूर रखने का नाटक किया। जब उसके खाते में 104 रुपये जमा हुए तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत सहज हो गई। बेशक वह स्वाभाविक रूप से अपना वादा नहीं भूलेगा और तुरंत काम पर लग जाएगा। स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर के लिए भविष्यवाणी करने के लिए 50 प्रोग्नोसिस वैल्यू खर्च करेगा। 50 प्रोग्नोसिस वैल्यू की खपत वास्तव में यांगफैन के लिए पलक झपकने के बराबर थी। तभी उसे फिर से यांगफैन की आवाज सुनाई दी, सेक्ट लीडर यिंग, निश्चिंत रहे, परिणाम पहले से ही मौजूद है। श्रीमान, खुलकर बोलिए, हेवन एंड अर्थ ट्रेजर चाहे कुछ भी हो, मेरा चीशा सेक्ट पूरी ताकत से उसका सामना करेगा। कुचैंग का रवैया स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर से भी अधिक उत्तेजित था। हालांकि यांगफैन केवल मुस्कुराया, किसी हेवन एंड अर्थ ट्रेजर की जरूरत नहीं है। सेक्ट लीडर यिंग की स्थिति का समाधान वह स्वयं कर सकता है। आपकी साधना गड़बड़ा गई, आपने गलत दाव लिया, जिसके कारण आप इस स्थिति में आ गए। सेक्ट लीडर यिंग खुद इसे बदलने में असमर्थ महसूस कर सकता है, लेकिन जब तक आप मेरे निर्देशों का पालन करते हैं, आप स्थिति को बदलने में सक्षम होंगे। क्या इन शब्दों ने फिर से कुछ लोगों के लिए शांत रहना असंभव बना दिया। कोई भी स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर की कल्टिवेशन टेक्निक को नहीं जानता था, केवल वह स्वयं ही इसे जानता था। फिर भी आप कहते हैं कि आप उसे निर्देश देना चाहते हैं और उसके द्वारा लिए गए गलत दाव को उड़ना चाहते हैं। कोई भी इसे कैसे भी सुने, यह एक पागल आदमी की भ्रम की तरह लग रहा था। उस व्यक्ति ने स्वयं गलत दाव लिया, फिर भी आप एक बाहरी व्यक्ति सही दाव जानते हैं। श्रीमान सही कह रहे हैं, ये वास्तव में सबसे सही तरीका है। मेरी साधना स्वयं ही गड़बड़ा गई, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे उठने की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। तो फिर यह अभी भी वही कहावत है, अब से सब कुछ मिस्टर की शक्ति पर निर्भर करेगा।
जब यांग फैन ने स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर को मुख्य भवन के अंदर कमरे में ले जाया तो कुचैंग, केंगहियो और अन्य सभी अधीर हो गए। केवल लुओ यूलिंग ही शुरू से अंत तक अत्यंत शांत रहा। उसने बहुत पहले ही यांग फैन की क्षमताओं पर पूरा भरोसा कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चिंतित नहीं थी। उस डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर को सेक मास्टर को उसके कल्टिवेशन टेक्निक में त्रुटियों को सुधारने के लिए मार्गदर्शन करना, ये वास्तव में कुचैंग आगे पीछे घूम रहा था, शांत नहीं हो पा रहा था। इस पर लुओ यूलिंग ने जवाब दिया, क्या एल्डर ने अभी मिस्टर की क्षमताओं को नहीं देखा? क्या अब भी तुम्हें उस पर शक है? कुचैंग खंडन करने में असमर्थ था। पहले इस पर विश्वास करना एक बात थी, लेकिन अब इसके बारे में चिंता करना दूसरी बात है। इस महत्वपूर्ण क्षण में किंग एल्डर ने तुरंत मध्यस्थता के लिए कदम उठाया। ठीक है, एल्डर सेक मास्टर के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। आखिरकार सेक मास्टर ने एल्डर की जान बचाई थी। हालांकि अब जब हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं तो और चिंता करना बेमानी है। हमें बस अंतिम परिणाम का इंतजार करना होगा और सब कुछ स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाएगा। वे तीनों दिन निकलने से लेकर रात होने तक इंतजार करते रहे, और जब रात हो गई तब मुख्य भवन के पीछे वाले कमरे से अंततः हलचल हुई। तुरंत ही यांग फैन का व्यक्ति धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। मिस्टर, हमारा सेक मास्टर कैसा है? कुचैंग सबसे पहले दौड़कर आया। सेक लीडर यिंग अब ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको कमरे के बाहर इंतजार करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, सेक मास्टर अब ठीक है। कुचैंग के चेहरे पर सुखद आश्चर्य झलक रहा था, लेकिन फिर वो रुक गया। जब वो ठीक है तो बाहर क्यों नहीं आ रहा? हमें अभी भी कमरे के बाहर इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? मिस्टर, ये है। लेकिन यांग फैन ने आगे कुछ नहीं बताया, केवल मुख्य भवन में चले गए। केवल वे तीन लोग कुचैंग, लुओ यूलिंग और किंगहियो ही बचे थे और संदेह से भरे हुए उस कमरे की ओर चल पड़े जिसमें स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर अभी दाखिल हुआ था। बूम बूम, जैसे ही वे करीब पहुंचे एक विशाल दमनकारी आभा ने उन्हें घेर लिया। लुओ यूलिंग का तो जिक्र ही नहीं, कुचैंग और किंगहियो भी लगभग अपना संतुलन खो बैठे। इस उमड़ते और विशाल आभामंडल में किसी भी प्रकार की चोट का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। वास्तव में इसने कुचैंग को एक अलग तरह का सार भी महसूस कराया। यह आभा, क्या सेक मास्टर लगभग ब्रेक थ्रू होने वाली है? इससे कुचैंग पूरी तरह से हैरान हो गया। अभी एक दिन पहले सेक मास्टर मौत की कगार पर था और अब ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन एक ही दिन के बाद सेक मास्टर अब ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये वास्तव में उस डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर ने उसे क्या निर्देश दिया था? मुख्य भवन के अंदर यांग फैन ने कुचैंग की ओर से हो रहे हंगामे पर ध्यान नहीं दिया। अब उसके पास अधिक महत्वपूर्ण मामले थे। मेरे पास अब 112 प्रोग्नोसिस वैल्यू है जो कमजोर सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट के बदले में देने के लिए पर्याप्त है। इस सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट के साथ मेरी सुरक्षा और भी अधिक सुनिश्चित हो जाएगी। यांग फैन अपने आप से बुदबुदाया। उन्होंने तुरंत सिस्टम का उपयोग किया तथा सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट को बनाने के लिए प्रोग्नोसिस वैल्यू खर्च किए। पलक झपकते ही 100 प्रोग्नोसिस वैल्यू कर गए और यांग फैन के हाथ में एक गोलाकार प्लेट आ गई। सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट कमजोर संस्करण होस्ट द्वारा इसका उपयोग करने के बाद एक निश्चित 3 झांक क्षेत्र को होस्ट के डोमेन में परिवर्तित किया जा सकता है। डोमेन के भीतर किसी की भी कल्टिवेशन टेक्निक और विद्या दबा दी जाएंगी और अनुपयोगी हो जाएंगी। सिस्टम, तुरंत मुख्य भवन पर सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट का उपयोग करें। सिस्टम से यांत्रिक ध्वनियों की एक श्रृंखला के बाद यांग फैन के हाथ में सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट अचानक धीरे धीरे टूट गया। लेकिन वो टूटना कोई गायब होना नहीं था, बल्कि सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट की शक्ति इस मुख्य इमारत में विलीन हो गई। इसके बाद यांग फैन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मुख्य भवन के भीतर का स्थान पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। जब तक वह चाहे मुख्य भवन में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को दबा सकता था। अब से इस डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा के भीतर कौन अभिमानी होने की हिम्मत करता है? उसी समय जब यांग फैन ने सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेट के फ्यूजन को मुख्य भवन के साथ पूरा किया, मुख्य भवन के पीछे उस कमरे के भीतर से स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर की आकृति अंततः बाहर निकल आई। इस समय स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर में अब वो दिखावटी सामान्य रंग रूप नहीं था, इसके बजाय उसका टूची वास्तव में जोरदार था। उसकी आभा बढ़ गई थी और उसकी साधना उभर रही थी, क्योंकि वह न केवल अपनी मरणासन अवस्था से उबर गया बल्कि उसने सफलतापूर्वक अपने दायरे को भी तोड़ दिया। यह ऐसी बात थी जिसकी कल्पना करने की उसने पहले कभी हिम्मत भी नहीं की थी। ये सब उस मिस्टर टावर मास्टर की शक्ति है। स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर बहुत उत्साहित था। इससे पहले कि कुचैंग और अन्य लोग उसका अभिवादन कर पाते, उसने उत्सुकता से पहले बोलना शुरू कर दिया। जल्दी से मेरे पीछे आओ और मिस्टर को फिर से सम्मान दो। हाँ, स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर के नेतृत्व में 4 जनरल्स जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए और मुख्य भवन की ओर चल पड़े। हालांकि जैसे ही उसने मुख्य भवन में कदम रखा, स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। मेरी खेती, इस समय उसकी ब्रेकथ्रू के कारण जो शक्ति उभर रही थी और जोरदार थी, वह बिना किसी निशान की पूरी तरह से गायब हो गई थी। सेक मास्टर, क्या हुआ? कुचैंग की उलझन भरी आवाज आई, क्योंकि उसने देखा कि स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर की अभिव्यक्ति इस समय कुछ सामान्य लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर कुछ बोल पाता, उसने मुख्य भवन के भीतर से यांग फैन की आवाज सुनी। सेक्रेटरी यिंग, अंदर आइए, आध्यात्मिक चाय तैयार है। और हाँ, सेक्रेटरी यिंग ने अभी ब्रेकथ्रू बनाया है, इसलिए कृपया अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखें। मैं नहीं चाहता कि मेरी मुख्य इमारत को नुकसान पहुंचे। कुचैंग और अन्य लोगों को ये शब्द कुछ असामान्य नहीं लगे, लेकिन स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर के लिए इन शब्दों का स्पष्ट रूप से गहरा अर्थ था। कुचैंग और किंगहियो को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि इस डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर ने जानबूझकर केवल अपनी साधना को दबाया था। वह बस यही सोच रहा था कि इस डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर की साधना इतनी कमजोर क्यों लग रही है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि ऐसा नहीं था कि दूसरा पक्ष बिल्कुल भी कमजोर था, बल्कि वह बहुत अधिक शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि वह इसे महसूस भी नहीं कर सकता था। इस क्षण तक उनकी साधना पहले ही दृश्य रूप से दबा दी गई थी। इतनी ताकत, भला वह इसका मुकाबला कैसे कर सकता था? तुरंत ही स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर ने अपना आसन और भी नीचे कर लिया। मिस्टर, बिल्कुल सही है। कुछ विचार विमर्श के बाद स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर और अन्य लोगों ने अंततः विदाई ली और डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा को छोड़ दिया। सेक्ट के भीतर कई ग्रांड अभी भी परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें चिंता में नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटने की जरूरत थी। हालांकि जाने से ठीक पहले स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर किसी अज्ञात कारण से अचानक फिर से बोल पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अभी भी मिस्टर से अपने चीशा सेक्ट के लिए स्वर्गीय रहस्यों की दिव्य गणना करने के लिए कह सकता हूँ। जब तक कीमत चुकाई जा सकती है तब तक कुछ भी दिव्य गणना हो सकती है। यांग फैन मन मुस्कुराया। इससे स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने तुरंत 2 और हेवन एंड अर्थ ट्रेजर निकाल लिए। यांग फैन ने उन्हें सत्यापित किया। इन 2 हेवन एंड अर्थ ट्रेजर को संयुक्त रूप से 60 प्रोग्नोसिस वैल्यू के लिए बदला जा सकता था, और दिव्य गणना में चीशा सेक्ट की सहायता करने के लिए 30 प्रोग्नोसिस वैल्यू की आवश्यकता होगी। 30 अंकों का अंतर अर्जित कर पाना भी अच्छा था। तो कृपया एक क्षण और प्रतीक्षा करें, सेक्ट लीडर यिंग। प्रोग्नोसिस वैल्यू का आदान प्रदान करने के बाद यांग फैन ने तुरंत दिव्य गणना शुरू कर दी। फिर भी कुछ ही समय में सिस्टम ने दिव्य गणना का परिणाम प्रदान कर दिया। ये परिणाम देखकर यांग फैन रुक गया। ये काफी दिलचस्प है। उन्होंने तुरंत दिव्य गणना का परिणाम स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर और अन्य लोगों को बताया। ये परिणाम सुनने के बाद कुचैंग और किंगहियो ने सबसे पहले अपने भावों में भारी परिवर्तन दिखाया। क्या सेक्ट मास्टर, यह असंभव है? ये कैसे हो सकता है? कुचैंग और किंगहियो के भावों में भारी परिवर्तन आया। केवल स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर की अभिव्यक्ति, हालांकि यह एक पल के लिए उतार चढ़ाव भरी थी, जल्दी ही सामान्य हो गई।
चूंकि इसकी गणना सर द्वारा की गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये गलत नहीं होगी। ऐसा लगता है कि मैं यिंग हैंग भी कभी कभी गलत निर्णय ले लेता हूँ। चलिए वापस चलते हैं। ओह, और सर, गणना के लिए शुक्रिया। इस बिंदु पर 4 जनरल्स ने अंततः यांग फैन को अलविदा कहा, टेन्यांग सिटी को छोड़ दिया और चीशा सेट की ओर वापस देखा। हालांकि चीशा सेट अपनी मरणासन अवस्था से बच गया था, तभी उनके चेहरों के भाव बहुत बेहतर नहीं दिख रहे थे। आखिरकार अंत में उन्हें जो समाचार मिला वह अविश्वसनीय था। यदि किसी और ने यह बात कही होती तो वे निश्चित रूप से इसे बकवास समझते और इसे मतभेद पैदा होता। लेकिन उस रहस्यमय डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर द्वारा गणना किए जाने के बाद उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी गणना से अभी स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर बचाए थे। एक दिन बाद स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर तीनों के साथ अंततः चीशा सेट पर वापस आ गया। वे जल्दी जल्दी आए और चले गए। कुछ उच्च पदस्थ के अलावा किसी को पता भी नहीं चला कि स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर एकांतवास छोड़ चुका है। इसलिए अंत में केवल एल्डर्स जो उस दिन उपस्थित थे चीशा सेट के भीतर मुख्य हॉल में फिर से दिखाई दिए। सेकमास्टर, परिणाम क्या है? सेकमास्टर, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? कई एल्डर्स ने उत्सुकता से पूछताछ की, स्थिति जानने के लिए उत्सुक थे। हालांकि स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उनमें से एक की ओर देखा जो एक लंबा, अधेड़ उम्र का, ईमानदार स्वभाव वाला आदमी था और अचानक बोल पड़ा, एल्डर्स, आप संप्रदाय में कब शामिल हुए? स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर के अचानक शब्दों ने भ्रमित निगाहों को एल्डर्स पर केंद्रित कर दिया। वे स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाए कि स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर अचानक की बात क्यों उठा रहा है। एल्डर्स वो स्वयं भी हैरान दिखे, लेकिन फिर भी उसने एक क्षण सोचा और धीरे से उत्तर दिया, ये 20 साल से भी ज्यादा पहले की बात होगी। उस समय ज़ूकॉम अपनी अंतिम सीमा पर था और सेक मास्टर ही था जिसने मुझे राह दिखाई, मेरी मुश्किल से बाहर निकलने में मदद की। तब से मैं सेक मास्टर के पीछे पीछे चीशा सेक में चला गया। 20 साल हो गए हैं। स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर की आवाज अचानक ठंडी हो गई। हे, हाँ, 20 साल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी होगा जो अंडरकवर एजेंट बनकर 20 साल तक छिप सकता है। ज़ूकॉम, इन 20 सालों में मेरे चीशा सेट के कई राज लीक हो गए और पता चला कि ये सब तुम्हारी ही करतूत थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यिंग हैंग भी 20 सालों तक किसी के धोखे में रहकर बुढ़ापे और उलझन में रहूंगी। स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर ने व्यंग्य किया। कुछ और किंग ह्यू के अलावा बाकी सभी एल्डर के हाव-भाव काफी बदल गए। सेकमास्टर, क्या आप गलत हैं? ये कैसे मुमकिन है? एल्डर ज़ू एक अंडरकवर एजेंट कैसे हो सकता है? सेकमास्टर, मैं ज़ूकॉम एक अंडरकवर एजेंट कैसे हो सकता हूँ? सेकमास्टर, कृपया साफ साफ देखो। ज़ूकॉम वो तुरंत घुटनों के बल झुक गया और दंडवत किया। उसके चेहरे पर अन्याय होने का भाव झलक रहा था। लेकिन इस समय जब तक स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर ने अपने अगले शब्द नहीं बोले तब तक उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन नहीं आया। क्या कल तुम्हारा 9 क्लाउड प्रीफेक्चर मेरे चीशा सेट पर हमला करने वाला है? क्या ये भी झूठ है? एक साधारण वाक्य ने ज़ूकॉम के लिए अब और दिखावा करना संभव बना दिया। इससे पहले वह हर चीज को एक परीक्षा के रूप में ले सकता था, लेकिन इस एक वाक्य ने 9 क्लाउड प्रीफेक्चर की योजना को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। आप यिंग हैंग, आप कैसे जान सकते हैं? ज़ूकॉम अब और दिखावा नहीं किया। उसका शरीर तेजी से पीछे हट रहा था, लेकिन उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसने खुद को इतनी अच्छी तरह से छिपाया था, फिर अचानक स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर उसे कैसे देख सकता था? उसने कहाँ गलती की? यह असंभव है। इससे पहले जब वह चीशा सेट में था तब उसने उसकी असलियत नहीं देखी थी, तो फिर वह एक बार बाहर जाकर उसकी गुप्त पहचान कैसे जान सकता था? उसी समय स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर ने कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाई। एक ही आदेश में उसने कुछ चैंग और किंग हेयू को आदेश दिया कि वे ज़ूकॉम को तुरंत पकड़ लें। ज़ूकॉम ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि इन सभी एल्डर की उपस्थिति के कारण उसके पास प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी। जहां तक अन्य एल्डर्स का प्रश्न है, स्थिति इतनी अचानक बदल गई कि वे कुछ समय तक संभल नहीं सके। जब तक उन्हें होश आया तब तक ज़ूकॉम को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। अगले ही क्षण वे क्रोधपूर्वक ज़ूकॉम को कोसने लगे। हालांकि ज़ूकॉम ने इन श्रापों पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर को घूरता रहा। यिंग हैंग, हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम, यह मूर्ख, अंत में वास्तव में मेरी गुप्त पहचान की खोज कर लोगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जैसा कि आपने कहा, मेरा 9 क्लाउड प्रीफेक्चर कल चीशा सेट पर हमला करेगा और अब मेरे हाउस लॉर्ड ऑफ 9 क्लाउड हाउस को रोकने की आपके पास क्या शक्ति है? हाँ, आज्ञाकारी होकर समर्पण करो और मुझे जल्दी से रिहा कर दो। शायद बृहस्वामी तुम्हारी जान बख्श दे और तुम धीरे धीरे मौत का इंतजार कर सको। अन्यथा यदि आप इस पीढ़ी की सेट मास्टर युद्ध के मैदान में हिंसक तरीके से मारे गए तो क्या यह आपकी प्रतिष्ठा का पूर्ण नुकसान नहीं होगा? ज़ूकॉम, तुम जानवर हो। एल्डर्स लगातार दहाड़ रहे थे, लेकिन इसके तुरंत बाद भी उनके पास स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर पर चिंतित निगाह डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि उन्होंने कहा, जब कल 9 क्लाउड प्रीफेक्चर हमला करेगा तो उन्हें कैसे जवाब देना चाहिए? सेट मास्टर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह उन्हें दुश्मन से मिलने के लिए नेतृत्व नहीं कर सकता है। उनकी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति के अभाव में क्या उनका चीशा सेट केवल 9 क्लाउड प्रीफेक्चर की दया पर निर्भर नहीं होगा? ज़ूकॉम को ले जाओ और उसे कल युद्ध के मैदान में भेज दो। हाँ, स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर ने आदेश दिया और ज़ूकॉम को तुरंत ले जाया गया। उनके कार्यों से 15 वर्षीय लड़के को आश्चर्य हुआ कि क्या 10 वर्षीय लड़का कल 14 वर्षीय लड़के को बंधक के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। लेकिन बंधक के रूप में ज़ूकॉम निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा भले ही वे आज इसे टाल दे, यदि सेट मास्टर की गंभीर स्थिति में बदलाव नहीं आया तो ये केवल समय की बात होगी कि उसका चीशा सेट निकल लिया जाएगा। जिस प्रकार एल्डर्स चिंता से भरे हुए थे, कुछ एक जनता खुद को रोक नहीं सका। स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर से सहमति मिलने के बाद वह तुरंत बोल पड़ा, हाँ, एल्डर वालों को चिंता करने की क्या जरूरत है? उस अंडरकवर एजेंट ज़ूकॉम का आइडिया कभी पूरा नहीं होगा। क्या तुम्हें पता है हम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? और हमें ज़ूकॉम, इस छिपे हुए अंडरकवर एजेंट के बारे में भी पता था। ये सब उस विशेषज्ञ के अस्तित्व के कारण है। ... इसके बाद कु चैंग, जिसने टेन्यांग सिटी में जाने से पहले तथाकथित एकांतप्रिय विशेषज्ञ का उपहास किया था, अब एकांतप्रिय विशेषज्ञ का वफादार प्रशंसक बन गया था। विभिन्न शेखी बघाते हुए उन्होंने डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा की अपनी यात्रा की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया। उसका व्यवहार ऐसा था मानो उसका दिमाग खराब कर दिया गया हो। लेकिन किसी भी मामले में ये वह विवरण था जिसने सभी चीशा सेट एल्डर को पूरी तरह से चौंका दिया। क्या वह एकांतप्रिय विशेषज्ञ वास्तविक है और उसने पहले ही स्वर्गीय रहस्यों की गणना कर ली है, जिससे सेट मास्टर को खतरे से बचने और यहाँ तक कि उच्च स्तर तक चढ़ने में मदद मिली है। यहाँ तक कि ज़ूकॉम, इस अंडरकवर एजेंट की गणना उस एकांतप्रिय विशेषज्ञ द्वारा की गई थी। यह एकांतप्रिय विशेषज्ञ किस प्रकार का अस्तित्व है? स्वर्ग के रहस्यों को उजागर नहीं किया जा सकता है और दुनिया की नजरों में स्वर्ग के रहस्यों को जानना एक असंभव कार्य है। हालांकि अब ये कठोर तथ्य हमारे सामने पूरी तरह से खुल गया है। काफी देर तक बड़बड़ाने के बाद कु चैंग बहुत संतुष्ट हुआ। उसने देखा कि उसके आसपास के एल्डर भी मिस्टर के प्रति अत्यधिक प्रशंसा प्रदर्शित कर रहे थे। ऐसे गुरु का प्रचार अवश्य होना चाहिए ताकि सभी लोग मिलकर उनकी प्रशंसा कर सके। तो संक्षेप में अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। मास्टर की भविष्यवाणी के साथ मेरा चीशा सेट पहले से ही अजय स्थिति में है और 9 क्लाउड प्रीफेक्चर की कई योजनाएं पूरी तरह से बेकार हैं। ठीक है, हालांकि हमारे पास मिस्टर की भविष्यवाणी है, फिर भी आपको जल्दी से कार्य करना चाहिए। पिछले 20 सालों में इस 9 क्लाउड प्रीफेक्चर से लेकर ज़ूकॉम तक मेरे चीशा सेट को खुली तौर पर और गुप्त रूप से दोनों तरह से नुकसान पहुंचाया है। यह इस हिसाब को ठीक से चुकाने का सही समय है। जैसे ही स्कारलेट फर्ममेंट सेट लीडर बोला, सभी एल्डर ने चुपकर आदेश स्वीकार कर लिया।
इसके तुरंत बाद स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर के आदेश के तहत वे तुरंत रवाना हो गए। समय उड़ता गया और पलक झपकते ही रात हो गई। चीशाओ सेट से कहीं दूर एक पहाड़ी जंगल में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी यहाँ पालथी मारकर बैठा था। वह हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस यिनजुलियो था। हे सारी सेनाएं पहले ही रवाना हो जानी चाहिए थी, है ना? इस चीशाओ सेट को मेरे नाइन क्लाउड प्रीफेक्चर द्वारा कब्जा किए जाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तब तक जब यिंग हैंग थका हुआ और खाली हाथ लौटेगा और उसे पता चलेगा कि उसका चीशाओ सेट गिर गया है, तो संभवतः उसे मौके पर ही हार्डमैन का हमला झेलना पड़ेगा और वह मर जाएगा, है ना? ये सोचते ही यिनजुलियो के मुंह का कोना और भी अधिक ठंडे व्यंग्य में बदल गया। और जैसे यिनजुलियो बहुत खुशी से सोच रहा था, अचानक पहाड़ी जंगल में कहीं से एक आकृति तेजी से उड़ती हुई आई। ओह, क्या इतनी जल्दी अच्छी खबर आ गई! आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ यिनजुलियो ने पास आती हुई आकृति की ओर देखा। बताओ, तुमने कहाँ कब्जा किया है? हाउस लॉर्ड, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही हम हमला करने वाले थे, अचानक चीशाओ सेट की सेना ने हम पर घात लगाकर हमला कर दिया। क्या? यिनजुलियो अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। तुमने क्या कहा? चीशाओ सेट की सेना द्वारा घात लगाकर हमला किया गया? ये कैसे संभव है? चीशाओ सेट को कैसे पता चला कि मेरा नाइन क्लाउड प्रीफेक्चर हमला करेगा और उस जगह पर घात भी लगाएगा? यिनजुलियो उसे स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन अधीनस्थ रिपोर्टिंग को आगे बोलने का कोई मौका नहीं मिला। पहाड़ी जंगल के विभिन्न भागों से आने वाली आवाजें ही यह संकेत दे रही थी कि आकृतियां तेजी से आ रही हैं। हाउस लॉर्ड, कुछ बुरा हुआ है। पश्चिम से हमला करने वाली मेरी टीम पर घात लगाकर हमला किया गया है। हाउस लॉर्ड, चीशाओ सेट ने पूर्व में घात लगा रखा है। हाउस लॉर्ड, एल्डरजोकान पर घात लगाकर हमला किया गया और उसकी बलि दे दी गई। उद्धरण चिन्ह। लगातार अच्छी खबरें आती रहीं, लेकिन इसे हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस यिनजुलियो की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। यह संभव है? ये कैसे संभव हो सकता है? चीशाओ सेट को यह नहीं पता था कि वे आज अचानक हमला कर देंगे। इससे भी अधिक, वे हर एक स्थान पर एकदम सटीक तरीके से घात कैसे लगा सकते थे? ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे पक्ष को अपने पक्ष की सारी योजनाएं पूरी तरह से पता थी। ज़ुकॉन कहाँ है? क्या उसने कोई संदेश नहीं भेजा? रिपोर्टिंग, हाउस लॉर्ड एल्डर ज़ुकॉन ने कोई संदेश नहीं भेजा है। ये बेवकूफ क्या कर रहा है? चीशाओ सेट के इतने बड़े हंगामे के बावजूद क्या उसे कुछ पता ही नहीं? या इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है? लेकिन ये नामुमकिन है। अगर उसने मुझे धोखा भी दिया तो भी वह मेरे द्वारा तय किए गए हमले के रास्तों के बारे में नहीं जान सकता। यिनजुलियो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। और तभी ऊपर आसमान से एक बुरी और डरावनी आवाज अचानक आई। हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस, बहुत समय हो गया मिलते हुए। यिनजुलियो ने ऊपर देखा। उसकी आंखें तुरंत ही अत्यंत ठंडी हो गई। यिंग हैंग अकेले उतरे। उसी समय उसके हाथ में एक आकृति थी जिसे उसने सीधे एक जोरदार झटके से नीचे फेंक दिया। नीचे ज़ुकॉन, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? हाउस लॉर्ड, ये मैं नहीं था। मैंने आपको उसी समय उसके हाथ में एक आकृति थी जिसे उसने सीधे एक जोरदार झटके से नीचे फेंक दिया। नीचे फेंकी गई आकृति को देखकर यिनजुलियो को क्लिंटन से भर दिया गया। ज़ुकॉन, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? हाउस लॉर्ड, ये मैं नहीं था। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मुझे कुछ पता नहीं था। यिंग हैंग कल ही वापस आया और मुझे तुरंत पकड़ लिया। मुझे कुछ भी नहीं पता। इस समय ज़ुकॉन की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, क्योंकि उसने देखा कि चीशाओ सेट ने नाइन क्लाउड प्रीफेक्चर के आक्रमण मार्गों को समझ लिया है तथा प्रत्येक स्थान पर पहले से ही घात लगाकर हमला कर दिया है। इसलिए नाइन क्लाउड प्रीफेक्चर की विभिन्न सेनाएं अचानक से आश्चर्यचकित हो गई और मौके पर ही दुखद रूप से मर गई। लेकिन इसके अलावा अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके बदन में स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट यिंग हैंग था। क्या इस आदमी को पहले ही प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना चाहिए था और क्या उसे मौत की कगार पर नहीं होना चाहिए था? आखिर वह पहले से भी अधिक जीवंत क्यों लग रहा है? ज़ुकॉन की वर्तमान स्थिति तथा हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस का ये जानना कि वास्तव में उसे अपने द्वारा व्यवस्थित आक्रमण मार्गों का पता नहीं था। अतः हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस ने ज़ुकॉन पर प्रश्न करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने अपनी नजर स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट की ओर घुमा ली। यिनजुलियो ने यह भी महसूस किया था कि इस समय स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट में मृत्यु की कगार पर होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। वह स्पष्ट रूप से जोर से भरा हुआ था। यिंग हैंग, क्या ये सब तुम्हारा ही बिछाया हुआ जाल था? प्रतिक्रिया का नाटक करना, चीशाओ सेट से स्थायी रूप से प्रस्थान का नाटक करना, केवल मुझे एक कदम उठाने के लिए उभारने के लिए और फिर अवसर आने पर पलटवार करना। हाँ, हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस, तुम मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। यिंग हैंग, मैं यिंग हैंग अपनी सीमाएं जानता हूँ। मुझमें आपके साथ खिलवाड़ करने की क्षमता नहीं है। तो फिर यह स्थिति क्या है? हे हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस, तुम सिर्फ अपनी बदकिस्मती को दोष दे सकते हो। मैं तो बचने का मौका ढूंढने निकला था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई सांसारिक गुरु मिल जाएगा। वह गुरु आपकी और मेरी कल्पना से परे है। अपनी भविष्यवाणी से उसने न केवल मुझे बचाया बल्कि मेरे चीशाओ सेट में तुम्हारे द्वारा लगाए गए तिल का भी पता लगा लिया और मेरे चीशाओ सेट पर हमला करने के तुम्हारे इरादे का भी पता लगा लिया। क्या हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस को विश्वास करना कठिन हो गया? ऐसा कोई सांसारिक गुरु भी था? वह जानता था कि स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर ने चीशाओ सेट को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह किसी सांसारिक गुरु को खोजने जा रहा था। लेकिन उनकी राय में यह सिर्फ एक हताशापूर्ण उपाय था, समय की बर्बादी थी। वास्तव में कोई सांसारिक गुरु कैसे हो सकता है? लेकिन अब उसकी बातें सुनकर लगता है कि क्या वह सांसारिक गुरु वास्तव में वास्तविक था? यिंग हैंग का भाग्य कैसा मूर्ख था। ऐसी निश्चित मृत्यु की स्थिति में भी वही गुरु को ढूंढ सकता था और मृत्यु से बच सकता था। अत्यंत उदास भाव के साथ यिनजुलियो अंततः अपने चेहरे को नियंत्रित करने और शांत होने में कामयाब रहा। मुझे बताओ यिंग हैंग, तुम इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हो? दूसरे पक्ष की उपस्थिति का अर्थ था कि बातचीत की गुंजाइश थी। अन्यथा यिंग हैंग बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता बल्कि सक्रिय रूप से हमला करता और अपनी सेना को यहाँ तक ले जाता। स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। उसने सीधे एक सूची निकाली और उसे हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस के हाथ में दे दिया। सूची को देखकर हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस और भी क्रोधित हो गया। इस आदमी ने तो अपनी हार का पहले से ही अनुमान लगा लिया था, यहाँ तक कि उसने मुआवजे की सूची भी तैयार कर ली थी। लेकिन यह अंत नहीं था। जब हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस ने सूची खोली और उस पर नजर डाली तो सूची पर वस्तुओं की चकाचौंध भरी श्रृंखला को देखकर उसका खून खौल उठा। यहाँ तक कि सूची पकड़े हुए हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। यिंग हैंग, तुम बहुत आगे जा रहे हो। यह मुआवजा सूची व्यवहारिक रूप से उसके नाइन क्लाउड प्रीफेक्चर को दिवालिया करने वाली थी। हालांकि यिंग हैंग ने हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस की प्रतिक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पूर्ण लाभ वाली पार्टी थी, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हे हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस, मुआवजा ऐसा ही है, आप खुद इस पर विचार कर सकते हैं। वास्तव में यदि आप सचमुच जाना चाहते हैं तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सभी लोग और आपके साथ लाए गए एल्डर्स, मुझे डर है कि उनमें से एक भी नहीं जा पाएगा। धमकी। स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट धमकी थे, लेकिन हालांकि वह जानता था कि यह एक खतरा है, फिर भी हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह स्पष्टतः आपको धमकी दे रहा था, तो आप क्या कर सकते थे? ठीक है, मैं तुम्हें यह मुआवजा देने के लिए सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे नाइन क्लाउड प्रीफेक्चर के सभी लोगों को जाने देना होगा। अंततः दांत पीसते हुए हाउस लॉर्ड ऑफ नाइन क्लाउड हाउस की सहमति सुनकर स्कारलेट फर्मामेंट सेक्ट लीडर के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
हाँ हाँ, हाउस लॉर्ड ऑफ 9 क्लाउड हाउस सीधा है। फिर जब हाउस लॉर्ड सूची में आइटम लाएगा तो मेरा चीशा सेक्स स्वाभाविक रूप से सभी को रिहा कर देगा। डॉट डॉट डॉट। टियन सिटी डिवाइन कैलकुलेशन टावर। सेलेस्टियल डेस्टिनी डिवाइन प्लेन पहले ही मुख्य टावर के साथ विलय हो चुका था और इस बिंदु से यांग फैन को अब किसी की भी परेशानी पैदा करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। फिर शेष 42 प्रोग्नोसिस वैल्यू मैं उन सभी का उपयोग खेती के लिए विनिमय करने के लिए करूंगा। होस्ट ट्रांसेंडेंट प्रथम स्वर तक आगे बढ़ने के लिए 10 प्रोग्नोसिस वैल्यू का उपयोग कर सकता है। यांग फैन पहले से ही चीसी 9वें रन पर था, अब ट्रांसेंडेंट प्रथम स्वर तक आगे बढ़ने के लिए सिस्टम संकेत ने संकेत दिया कि इसकी लागत 5 प्रोग्नोसिस वैल्यू होगी। तो ट्रांसेंडेंट रन के लिए रन में प्रत्येक वृद्धि के लिए 10 प्रोग्नोसिस वैल्यू की आवश्यकता होती है। ये सीधे 10 गुना बढ़ गया। ये सिस्टम वास्तव में उसके लिए विनम्र नहीं था, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आया आखिरकार ट्रांसेंडेंट रन जीसी रन से ऊपर एक उच्च स्तरीय महान रन था। यांग फैन ने सीधे तौर पर सभी 42 प्रोग्नोसिस वैल्यू को खेती के लिए बदल दिया। 40 प्रोग्नोसिस वैल्यू भस्म हो गए और वह ट्रांसेंडेंट 34 स्वर तक पहुंच गया। 34 स्वर में प्रवेश करने पर उसके अंदर 30 में परिवर्तन आया। उस चीसी के भीतर ट्रांसेंडेंट भूमि प्राप्त हुई। उन्होंने मुक्का मारने की कोशिश की और शक्ति का एहसास चीसी 9वें रन पर होने की तुलना में 10 गुना अधिक था। इस स्थिति ने यांग फैन को तुरंत ही प्रोग्नोसिस वैल्यू के बारे में संतुलन का एहसास कराया जो उसने खर्च किया था। प्रोग्नोसिस वैल्यू खर्च बढ़ गया, लेकिन ये शक्तिशाली ताकत भी त्रुटिहीन और पर्याप्त थी। धीरे धीरे रात हो गई। टियनयांग सिटी के बाहर पहाड़ों और जंगलों में एक सुंदर आकृति चांदनी में नहाती हुई चुपचाप बैठी थी। ठंडी चांदनी उसके पतले शरीर पर चमक रही थी, मानो उसके ऊपर चांदी के कपड़ों की एक हल्की परत डाल दी गई हो। लेकिन अधिक ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसका पतला शरीर स्वयं एक हल्की चांदी जैसी चमक उत्सर्जित कर रहा था। ऐसी स्थिति सचमुच असाधारण थी। और यह स्थिति यह ज्ञात था कि यह कितनी देर तक चली, लेकिन सुंदर आकृति की पूरी बन वही धीरे से कांप उठी और उसकी सुंदर आंखें आखिरकार खुल गई। ये सुंदर आकृति कोई और नहीं बल्कि टियनयांग सिटी लिन यनरान ने लिन परिवार की यंग मिस थी। अंत में ब्रेक थ्रू स्वर्गीय मूल रन तीसरा रन। लिन यनरान अपने आप से बुदबुदाए। यदि यह अतीत की बात होती तो वह ऐसा कुछ नहीं करती जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोचती। स्वर्गीय उत्पत्ति रन तृतीय रन की तो बात ही छोड़ी, स्वर्गीय उत्पत्ति रन भी उसके लिए एक दूर का सपना था। ये कोर मून डिवाइन बॉडी के कारण ही था कि वह इतनी तेजी से आगे बढ़ने और इतनी जल्दी सुधार करने में सक्षम थी। लेकिन ये सब मिस्टर के कारण और भी अधिक है। डिवाइन कैलकुलेशन टावर मास्टर के बारे में सोचते हुए लिन यनरान विशेष रूप से गर्मजोशी महसूस हुई। यद्यपि वह लिन परिवार की यंग मिस और लिन परिवार की यंग लौटी, फिर भी उसे लिन परिवार में अधिक गर्मजोशी नहीं मिल पा रही थी। जब वह डिवाइन कैलकुलेशन टावर मास्टर के पास होती थी तभी उसे थोड़ी गर्माहट का एहसास होता था। क्यों ना मैं फिर से मिस्टर से मिलाऊं, उसे देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। जैसे ही लिन यनरान ने ये सोचा, वह पहले से ही टियनयांग सिटी में लौटने की तैयारी कर रही थी ताकि उस आकृति को देख सके जिसने लंबे समय से उसके दिल में एक अधिक स्थान बना रखा था। स्वर्ग सचमुच मेरी मदद करता है, ये सोचकर कि मैं इस निर्जन जंगल में एक दिव्य शरीर से मिल सकता हूँ। हालांकि जैसे ही लिन यनरान रवाना होने वाला था, अचानक पहाड़ों में कहीं से खुशी और उत्साह से भरी एक आवाज आई। लिन यनरान की खूबसूरत आंखों ने ऊपर देखा तो एक महिला आकृति उसे गौर से घूर रही थी। उसने मेरा दिव्य शरीर देखा। लिन यनरान असहज महसूस किया। वह वहां बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी और तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ टियनयांग सिटी की ओर भागी। मिस्टर मिस्टर, वह अपने हृदय में पुकारती रही। दिव्य शरीर की सहज अनुभूति पर भरोसा करते हुए वह समझ सकती थी कि वह महिला एक अत्यंत भयानक व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके दिव्य शरीर को लक्ष्य बनाए जाने पर लिन यनरान कैसे सहज महसूस कर सकती थी। वह जानती थी कि अब केवल एक ही व्यक्ति है जो उसे बचा सकता है। वह मिस्टर था। लिन यनरान भी तहाशा भागा और सीधे टियनयांग सिटी में जा घुसा। हालांकि भीड़भाड़ वाली सड़कों को देखकर भी उसे सुरक्षा का कोई एहसास नहीं हुआ। जब तक उसने अपनी आंखों के सामने डिवाइन कैलकुलेशन टावर को प्रकट होते नहीं देखा, तब तक उसके अत्यंत घबराए हुए मन में अंततः उत्साह का संकेत नहीं दिखा। टकराना। उसने सीधे दरवाजा खोला और मुख्य टावर में घुस गई। लिन यनरान अभी भी लगातार पुकार रहा था, मिस्टर मुझे बचाओ। क्या गलत? लिन यनरान को घबराकर दौड़ते देख यांग फैन हैरान रह गया। अब जब लिन यनरान की दिव्य शारीरिक शक्ति पुनः स्थापित हो गई है तथा लिन परिवार की यंग लॉर्ड और यंग मिस के रूप में उसकी स्थिति सुरक्षित हो गई है, तो वह अभी भी इतनी घबराई हुई क्यों थी? हालांकि अगले ही पल यांग फैन को जवाब पता चल गया, क्योंकि एक अत्यंत भयंकर ईवल जी ने पहले ही दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया था और डिवाइन कैलकुलेशन टावर में प्रवेश कर गया था। इतनी मजबूत आभा कम से कम स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर से कमजोर नहीं। यांग फैन का मन तनावग्रस्त हो गया। इस उपयुक्त अवसर पर भयंकर बाइस के साथ एक महिला की आवाज भी आई। दिव्य शरीर आज्ञाकारी होकर बाहर आओ, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर तुम इसी तरह चिपके रहे तो शायद मैं तुम्हारे प्रति इतना विनम्र नहीं रहूंगा। क्या वह लिन यनरान की दिव्य शरीर को लक्ष्य बना रही है? यांग फैन दिव्य शरीरों को जब्त करने के बारे में कुछ अफवाहों के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष की नजर लिन यनरान के दिव्य शरीर पर थी और वह उसे हत्याना चाहता था? यदि ऐसा है तो उनके लिए आगे आना बहुत जरूरी था। लिन यनरान आखिरकार वह एक निवेश था जिसे वह महत्व देता था और वह अभी भी उस रिटर्न की प्रतीक्षा कर रहा था जो वह उसे भविष्य में दे सकती थी। क्या सचमुच कोई उसके निवेश पर नजर रख रहा था? क्या उन्होंने कभी उसे इस डिवाइन कैलकुलेशन टावर मास्टर को अपनी नजरों में रखा था? इसी समय एक काले कपड़े पहने महिला आकृति ने मुख्य टावर में कदम रखा। नाम यिन कियानन पहचान राक्षसी साधक साधना चांगशेंग रन सातवां रन स्थिति परिवर्तनकारी गोल्ड रन मॉडल केव की खोज में परेशान होने के दौरान उसने कोर मून डिवाइन बॉडी लिन यनरान की खोज की। जैसा कि अपेक्षित था वह लिन यनरान के दिव्य शरीर के पीछे थी। सिस्टम लाइव स्क्रीन पर पहले से ही उसकी पूरी जानकारी दर्शाई गई थी। यिन कियानन लिन यनरान की कोर मून डिवाइन बॉडी को निशाना बना रहा था और जैसा कि उसने सोचा था इस महिला की साधना स्कारलेट फर्मामेंट से लीडर की साधना से भी अधिक मजबूत थी जो पहले ही चांगशेंग रन के सातवें चरण तक पहुंच चुकी थी। तो तुम यहाँ हो। उसी समय मुख्य भवन में प्रवेश करते ही यिन कियानन ने लिन यनरान को देखा जो यांग फैन के पीछे छिपा हुआ था। जहां तक यांग फैन का सवाल है उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में तो बस कोर मून डिवाइन बॉडी ही था। जैसे ही उसके शब्द निकले यिन कियानन आगे बढ़ा और सीधे लिन यनरान की ओर बढ़ा जो यांग फैन के पीछे था। सर मुझे बचाइए। लिन यनरान की मदद के लिए पुकार के बिना भी यांग फैन ने पहले से ही कार्रवाई करने का इरादा कर लिया था। उसके डिवाइन कैलकुलेशन टावर के भीतर किसी ने इतना अभिमानी होने का साहस किया, क्या उसने उसे डिवाइन कैलकुलेशन टावर मास्टर को अपनी नजरों में नहीं रखा? चुपचाप एक दमनकारी शक्ति ने यिन कियानन के शरीर पर काम किया। उसकी सातवीं अवस्था चांगशेंग रन शक्ति के बावजूद उसके आंतरिक साधना और उसके द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले सभी साधन पूरी तरह से लुप्त हो गए। क्या? यिन कियानन के चेहरे के भाव में भारी परिवर्तन आ गया। मेरी साधना, ये कैसे हो सकता है? यिन कियानन अब जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकी। इसके बजाय उसने अपना सिर उठाया और लिन यनरान का रास्ता रोकने वाली आकृति को देखा। आप उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस बार लोहे की प्लेट पर लात मार दी हो। हे मेरे डिवाइन कैलकुलेशन टावर में किसी ने भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आप पहले हैं। सर कृपया अपना गुस्सा शांत करें। यिन कियानन आगे बढ़ सकता था या पीछे हट सकता था।
इस स्थिति में उसने पूरी तरह से पुष्टि कर ली थी कि यह डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वह भटका नहीं सकती थी। उसकी शक्ति को इतनी शांति से दबाना कितना भयानक होगा। सर, मुझे नहीं पता था कि यह कोड मून डिवाइन बॉडी आपसे संबंधित है। ये सही है, ऐसे उजाड़ छोटे शहर में एक दिव्य शरीर कैसे प्रकट हो सकता है। ये पूरी तरह से एक रहस्यमय अस्तित्व की उपस्थिति के कारण था। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम क्या करोगे? यिन कियानन ने उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। उसने तुरंत लिन यनरान से सम्मानपूर्वक क्षमा मांगना जारी रखा और उसने बार बार गारंटी दी कि वह फिर कभी लिन यनरान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगी। हकीकत में अगर उसके पास 10 गुना साहस भी होता तो भी वह लिन यनरान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती। ऐसे भयावह अस्तित्व से उसकी रक्षा करते हुए जो कोई भी कार्य करने का साहस करेगा वह जीने से तक जाएगा। अत्यंत विनम्र भाव से बार बार क्षमा मांगने के बाद अंततः उसे महसूस हुआ कि उसकी साधना और विद्या बिना किसी निशान के लुप्त हो गई है। लेकिन यद्यपि उसे लगा कि उसकी साधना और विद्या वापस आ गई है, फिर भी वह पहले से भी अधिक श्रद्धावान हो गई। ये डिवाइन कैलकुलेशन ड्रामा मास्टर कैसा अस्तित्व है। अन्य प्रबल साधक जब दबाव डालते हैं तो कम से कम आपको दबाव का एहसास तो होता है, लेकिन उसके साथ मुझे बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरी साधना और विद्या स्वयं ही गायब हो गई। ये सचमुच बहुत भयावह है। जितना अधिक यह मामला था उतना ही अधिक यिन कियानन मदद नहीं कर सका।